नमस्कार, टीजीएस में आपका स्वागत है। और आज लंबे अंतराल के बाद हम एक और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और आज पॉडकास्ट वो है जिसका इंतजार बाड़मेर के बहुत सारे लोगों को था। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप इनमें से किसी एक व्यक्ति का पॉडकास्ट करें। तो हमारी टीम ने अप्रोच दोनों व्यक्तियों से किया, लेकिन एक इंसान ने मना कर दिया, ये कहकर कि मैं ये पॉडकास्ट नहीं दे सकता। और दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं इतना बड़ा स्टार नहीं हूं कि पॉडकास्ट में आऊं या बात करूं, लेकिन अगर आपने अप्रोच किया है तो मैं जो भी हूं आपके सामने हाजिर हूं। और हमेशा जो सही होता है वो कैमरे से बचने का प्रयास नहीं करता है। अब देखते हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया में लोग कैसे जीवन जीते हैं। विषय ये रहेगा कि दुनिया आज जिस तरह सोशल मीडिया पर जा रही है, जो लोग इसको सीरियस ले रहे हैं, वो दुनिया कैसी है। जब 2018 के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, उस समय के क्रिएटर इस चीज को कैसे देखते हैं, तो हम बात करेंगे। आज अपने साथ है तरुण लिम्मा, जिन्होंने बाड़मेर के अंदर सोशल मीडिया और इस यूट्यूब इन्फ्लुएंसर वगैरह जो ये काम काज चल रहा है, इसको शुरू से बाड़मेर के अंदर लाने का अगर किसी का काम है तो शुरुआती दिनों में इन लोगों ने मेहनत करी और हर व्यक्ति तक सोशल मीडिया का ये कामकाज भेजने का प्रयास किया कि ऐसे भी एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप जीवन यापन करने के लिए इनकम अर्न कर सकते हैं और आप खुद की भी एक नई दुनिया बना सकते हैं। आपकी आज्ञा से मैं स्वागत करता हूं तरुण लिम्बा का। भाई साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद आपका, जो आपने हमें मौका दिया यहाँ पर बोलने का। नहीं, आप बोलते तो बहुत हैं, पहले भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप वहाँ बोलते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। नहीं साहब, आपका आभार जो आपने हमें यहाँ पर आदर से बुलाया। और शुरुआत तो मैं यहीं से करूँगा कि आपने इस यूट्यूब की दुनिया को कब से देखा? देखिए सर, ऐसा है कि जब अपने ये लॉकडाउन लगा था ना जी, उससे क्या हुआ कि ज़्यादा तो बच्चों के पास पहले फ़ोन हुआ करते नहीं थे, तो हम स्कूल में पढ़ा करते थे। अच्छा। तो स्कूलों में भी बोला गया कि बच्चों को फ़ोन दिलाया जाए। तो स्कूल वालों ने कोरोना काल के हाँ, पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लास होती थी ना। अच्छा, ठीक है। तो फर्स्ट फ़ोन था जो कि ये 6-7 हज़ार रुपये का था, ओप्पो का फ़ोन था। उससे हमने जो है मम्मी से मांग के फ़ोन लिया, 2-4 वीडियो बनाए। उसके बाद इतने क्रिएटर नहीं थे उस समय, गिने चुने मैं जानता हूँ राजस्थान में अपने जो मारवाड़ क्षेत्र में है ना, 2-4 क्रिएटर थे जो कि अभी चल रहे हैं। तो उनके साथ में तीसरा चौथा नंबर हमारे आता था। तो उसमें क्या है कि लोगों ने उसको देखा तो हमारी एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग इनको लेकर जो है हमें बोला गया कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, तो हम मोटिवेट होते गए। बाद में हम भाई थे छोटे छोटे, मतलब हम जब ये पहले की लॉकडाउन की बात है ना, तो हम छोटे ही थे इतने। आपने शुरुआती क्या स्क्रिप्ट लिखी, क्या कंटेंट सेलेक्ट किया कि किस विषय पे बनाना चाहिए? शुरुआत में यही, मतलब अपने घर पे जो होती है, मतलब अच्छा, घर की जो एक्टिविटी उसको सोशल मीडिया पे दिखाना कि भाई काम कैसे करते हैं, किसानी काम कैसे, भेड़ बकरियों का काम, हाँ, ये गाय उसके बाद ये अपने जो रियलिटी लॉकडाउन में जर्दा बंद हो गया था, इसको भी लोगों को दिखाया भी लोग जर्दा लेने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। अच्छा, तो इसको भी हमने यूट्यूब पर डाल दिया। तो लोगों को लगा कि हाँ ये मतलब करना क्या चाहते, तो उसके चक्कर में हमारे व्यूज़ बढ़ने स्टार्ट हो गए। फिर काफ़ी ऐसे भाई थे जो कि बॉलीवुड तक पहुँचे, वो भी हमारे घर पे आए। कौन? ये मैं आपको श्रीमान रावत देव गोस्वामी नाम से, जो कि ये अपने बजरंगी भाईजान मूवी है सलमान भाई की जी, उनकी फिल्म में काम किया है, वो भी हमारे घर पे आए। तब हम क्या छोटे थे, मैं 10th में पढ़ता था। अच्छा, मैं खुद अब देखता हूँ तो मतलब मैं खुद सोचता हूँ कि यार मेरे को उस टाइम मेरे को मतलब बॉलीवुड के लिए बुलाया गया था, लेकिन मैं उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी। क्या बोला आपको? मेरे को बोला कि आपको थिएटर में आना पड़ेगा और ये, लेकिन फैमिली वाले इतने समझते नहीं थे। मम्मी ने बोला कुछ नहीं करना है, मैं भी डर गया, सोचा क्या करेंगे, गाड़ी में बिठा के लेके जा रही है। बट वो लोग मेरे पास आज भी है। अच्छा, हाँ, मतलब आए, उन्होंने बोला, होता क्या था कि हमने जर्दे वाली ऐसे ऐसे बना के, मतलब धीरे धीरे हम टीवी देखते थे, उसमें बालवीर भी आता था, CID भी आती थी। तो हमने सोचा ये बना रहे तो हम क्यों नहीं बना सकते। ट्राई किया, हमने शक्तिमान बनाया जो कि ऐसे आसमान में उड़ता। तो छोटे छोटे लोगों ने देखा। कैसे बनाया उसको आपने? एडिट करके? हाँ, वही दिमाग लगाया थोड़ा बहुत, एक बार ट्राई किया, नहीं बना तो उसको डिलीट कर दिया, फिर से ट्राई किया। ये बालवीर, शक्तिमान, CID ऐसे बहुत सारे उसको बनाया। उसके बाद लॉकडाउन में भी, लॉकडाउन जो हो रहा है रियल घटना पर, ये अभी गाने चल रहे थे, मोर बोले रे, वो वाले भी बना डाले। तो मतलब जो यूनिक थे ना वो हमने लोगों के सामने किया, और एडिटिंग भी उसी लेवल की करते थे। तो एडिटिंग कहाँ से सीखी आपने? ये एडिटिंग तो हमने यूट्यूब पर पहले देखा एक वीडियो, ठीक है। फिर हमको लगा कि यूट्यूब से ऐसे सीखेंगे तो बहुत साल लग जाएंगे। अच्छा, फिर उसमें खुद को गणित दौड़ाई खुद की,
फिर सीख गए। तो लोग कहते हैं कि आपको कुछ भी सीखना है तो आप यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, सर्च कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। क्या इतना आसान नहीं है जितना कहा जा रहा है? नहीं, देखा जाए तो अगर मैं रुचि हो तो आसान ही है। अब देखो मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ ना भाई, अपन यूट्यूब पर किसी का वीडियो देखते हैं, वो अपने को सिखा रहा है भी हाँ ये ऐसे करना, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कैसे करे, यूट्यूब पर वीडियो कैसे शूट करे, तो वो भी बंदा शूट करके पोस्ट करके अपन को सिखा रहा है ना। तो अपना लेवल ऐसा रखो कि अपन भी ऐसा का सेम वीडियो बना करके लोगों को सिखा सके। तो वो बंदा खुद अपन को सिखा रहा है, क्या हम उनका टॉपिक लेके उनके जैसे अपन वीडियो नहीं बना सकते क्या? तो उस टाइप से मैंने सोचा ये भी करके हमको सिखा रहे तो हम कर नहीं सकते क्या? उसमें जाके देखा, काइन मास्टर को खोला। ये पहले यही था, काइन मास्टर था, तो उसमें फ़ोन से ही आसानी था, दिमाग थोड़ा बहुत लगाने के बाद आसान से समझ में आ जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर शूट कैसे करते? सब रीटेक लेते बार बार? नहीं। मोबाइल ही था आपके पास, तो एक ही था फ़ोन? हाँ, एक ही था फ़ोन, तो उसको जैसे तैसे करके हमारे स्टाइल में हम लोग करके संघर्ष करते थे। संघर्ष करके डाल। लोग क्या कहते थे? लोगों का क्या ओपिनियन था उस समय? लोगों का ऐसा था कि जितने भी हमारे जो पहले जो स्टार्टिंग में हमने किया ना, तो जितने भी फैमिली वाले थे उन्होंने देखा तो पहले ऐसा इग्नोर किया कि कर रहे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे एक बड़े भैया है, सगे भाई है, नवीन लिमा नाम से, तो उन्होंने देखा तो वो क्या थोड़े सोशल मीडिया और इनके जागरूक है, उनको पता है कि हाँ ये सब चीज़ें ऐसे होती है। तो उन्होंने जो हमें सपोर्ट किया, माइक लेके आके दिया। मतलब पहले उस समय हमारे लिए मतलब 150 रुपये का माइक भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, तो वो लेके तो हम मोटिवेट हो गए। उसके बाद जितने भी लोग आते थे वो पूछते आप वीडियो कैसे बनाते हो, तो हम क्या करते हैं, जो भी आता ना ऐसे वीडियो में पूछता ना भी आप कैसे वीडियो बनाते हो, उसको साथ में ले लेते जो भी आके पूछेगा वीडियो कैसे बनाते हो, उसको लिया। एक्टिंग वाले आया ना, लेकिन वो बंदा उसके फेस वैल्यू कारण हमको हमें भी थोड़ी व्यूज़ वगैरह मिल जाएगी, तो हमने इस लेवल पर काम किया भाई। कोई भी आए तो वो भी खुश, हम भी खुश, व्यूज़ भी आएंगे और चैनल की ग्रोथ भी होगी। तो जो भी आया किसी को मना नहीं किया, सारों को वीडियो में डाल दिया। ऐसे करते करते धीरे धीरे आगे बढ़े। क्या नाम से यूट्यूब चैनल था आपका? पहले हमारा नाम था MTK कॉमेडी। फिर चेंज हो गया? हाँ, चेंज किया नाम, वही है, वो चैनल खुद हमारे पास नहीं, ये बहुत लंबी स्टोरी है। नहीं क्या है, अच्छा इस पे बाद में आएंगे। इसके फिर आपने कोरोना काल के बाद? कोरोना काल के बाद में मैं ये 10th में आया, तब मेरे को समझ में आने लगा कि हाँ यूट्यूब से पैसा भी आता है। और कैसे, मतलब पैसा तो ये तो पहले ही पता था, लेकिन भाई ज़्यादा भी आ सकता है अपन इसको अगर पूरा टाइम दे तो। फिर मैंने अपने भाई से रिक्वेस्ट की, मेरा भाई बड़ा वाला फर्नीचर के काम पर वो सीखने जा रहा था, उसने पढ़ाई वगैरह छोड़ करके, क्योंकि बड़े भाई को तो देखो घर चलाने के लिए सारे तो पढ़ नहीं सकते, वो भी टैलेंटेड था। नहीं पढ़ सकते? एक खर्चा मैनेज करना पड़ता है ना। अच्छा, देखो पिता किस उम्र तक कमाए, हम 4 भाई है, ठीक है। ठीक है। तो अब चारों के चारों होशियार है, अब सारों को पढ़ाने के लिए फीस भी चाहिए होगी, तो बड़े भाई को टेंशन रहते हैं ना, तो उसने बोल दिया कि आप पढ़ो। क्या आज भी ये है कि हर परिवार में बड़ा भाई ही कुर्बानी देता है? देखो सर, सबका तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे बड़े भाई ने हमारे लिए बहुत कुर्बानी दी। मतलब वो जब सीखने का था ना काम, तब हम 10वीं में पढ़ाई कर रहे थे, और पढ़ाई के साथ हमने यूट्यूब स्टार्ट किया, तो कोई सपोर्ट नहीं करता था। मेरे बड़े भाई ने फर्नीचर के काम पर सीखा, रात को 2-2 बजे तक काम किया, उसके बाद में पैसे जोड़ जोड़ करके हमारे लिए एक पहला DSLR कैमरा खरीद के मेरे को दिया। तो बड़े भाई का मतलब, जिसको बड़ा भाई राम जैसा मिल गया तो उसको लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ के लिए रोना नहीं पड़ता है, और मेरे पास है। अच्छा, फिर ये कैमरा किस साल मिला आपको? ये अब इतना एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन पहला कैमरा मेरे को मिल गया था, ये 10,000 सब्सक्राइबर हुए ना, मेरे को ला के दे दिया। अच्छा, कि भाई अब कैमरे से बनाओ। हाँ, अब हमको पता नहीं भी कैमरा कैसे चलाते हैं, हम सीखे। इसके बाद में कैमरा लाने के बाद कैमरा चलाना सीखे? था ही नहीं यार, हमारे आसपास दोस्तों के सर्कल में किसी के पास कैमरा था ही नहीं। अच्छा, अगर किसी के पास होता तो वो टच तक नहीं करने देते थे मुझे। मेरे को याद है, अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन था कैमरा हमारे एक ही था, ठीक है। तो मैं पड़ोसी है उनसे मांगने गया, तो मतलब आप समझ जाओ, टच तक नहीं, मतलब इग्नोर करते हुए। क्या कहा उन्होंने? अब पर्सनल हो जाएगा ज़्यादा, फिर उनको घर आ जाएगा। नहीं, ये हर टारगेट हो रहा है, वो समझ गए, देखने वाले समझ गए भाई, वो तो सीधी सी बात है। मान के चलो किसी के पास हो तो वो इग्नोर ही करेगा ना, क्यों? फिर आप कैमरा लाए तब? मैं कैमरा लेके आया, तब उनको सामने वालों को ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने मांगा कि हमारे कैमरे की ज़रूरत है आज। मैंने बोला ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको चलाना आता है। आपने दे दिया? दे दिया, बिल्कुल। उस व्यक्ति ने आपको नहीं दिया? नहीं दिया, मेरे को याद है। आपको ये नहीं लगा कि नहीं उस दिन इसने नहीं दिया, आज मैं भी नहीं दूंगा इसको? नहीं, ऐसी तो याद बहुत है मेरे को, एक एक चीज़ याद रहती है। मतलब फिर मैं ना ऐसे वो किस्सों को लेके बैठो तो वो लंबे बिखरते ही जाते हैं। अच्छा। ज़रूरत पड़े ना, हाँ भी अब बात यहाँ तक आ गई है, तो फिर उसको सामने लाओ, नहीं तो ऐसे वो
छोटी मोटी कीचड़ में बात- कौन आना, छोटी मोटी बात से मतलब कुछ है नहीं। अच्छा, फिर 2000 ये कैमरा मिला आपको 2020 21 22 में? हाँ इतनी नहीं, 10,000 सब्सक्राइबर हो गए। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने बोला अब 2 सालों के बाद हम 12वीं पास करेंगे तब पूरा करियर यूट्यूबर बनेंगे, तब तक थोड़ा बहुत ऐसे कर लेते ताकि पैसा आना स्टार्ट हो जाए। तो भाई ने कैमरा दिला दिया। फिर पहली इनकम कब हुई? पहली इनकम अब याद तो नहीं है, 2021 में थी, अब पता नहीं है, अब एग्जैक्ट तो पूरा पता नहीं है। फर्स्ट बार कितने रुपए आए थे आपको यूट्यूब से? फर्स्ट टाइम इनकम बहुत मतलब मुश्किल से आई थी। बोले तो हम क्या लोकल लैंग्वेज यूज करते थे। जब चैनल मोनेटाइज हुआ उससे पहले हमने 450 ऐसे कुछ वीडियो डाल रखे थे। तो लोग क्या है कि सेम का सेम हमारा फेस देख देख के बोर हो गए थे, क्योंकि मारवाड़ी लैंग्वेज ज़्यादा लोगों तक जाती है नहीं। हमको जैसे कोई लाइन बोलते थे उसको सही ढंग से रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते। छोटे छोटे थे हमारे मतलब भाई लोग जो छोटे छोटे उनको यूज में लेते थे हम वीडियो में। तो फिर क्या हुआ कि झिंगा गैंग थी। हाँ, तो वो मतलब लोगों की नज़रों में आ गए, फिर वो बोरिंग लगने लग गया। अब मोनेटाइज हुआ, अब जब व्यूज आने चाहिए थे उस टाइम व्यूज आने बंद हो गए उस चैनल के। 4 महीने लगे, 4 महीनों के बाद $100 बने और पहली किस्त आई 8,140 रुपये, ऐसी कुछ थी। उसमें कितने भागीदार थे? भागीदार तो बहुत थे। भागीदार तो ऐसे देखे तो काम तो बहुत सारे कर चुके थे, लेकिन मेनली देखे तो 3-4 लोग थे जो कि हमारे भाई थे। कोई कजिन ब्रदर। कौन भाई था कि सब छोटे छोटे आसपास? थे। अच्छा। अब उनको वो खिलौने खेलने की उम्र में वो पैसे थोड़ी मांगेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद किस्त आनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद हमने सोचा जम के काम करेंगे। उसके बाद काम करते गए मारवाड़ी में कंटेंट लाया। हाँ, एक चीज़ है, मैंने जब से यूट्यूब चैनल बनाया, मोनेटाइज हुआ, इतने साल बीते, उसके बाद मैं किसी के पास ऐसे नहीं गया कि हाँ मैं अपना चैनल ग्रोथ अप करने के लिए किसी बड़े क्रिएटर के पास जाऊँ, नहीं गया। बिल्कुल आप पूरा चेक तो ये जाना चाहिए ना, ये तो बिजनेस का पार्ट है। पार्ट तो है। सोशल मीडिया में व्यक्ति आगे वही बढ़ता है जो आसपास के बड़े लोगों का हाथ पकड़ के चले। नहीं अपना यही मतलब राजनीति में होता है, यही समाज में होता है कि आपको अगर बड़ा बनना है तो आपको किसी बड़े दरख्त के नीचे जा खड़ा होना पड़ेगा। हाँ वो सही बात है, लेकिन किसी के पास जाने से पहले अपना पूरा रास्ता क्लियर होना चाहिए ना। हमारे रास्ते में आपको मैं प्रत्यक्ष रूप से बोल सकता हूँ बहुत कांटे। नहीं, आपके रास्ते में इतने कांटे क्यों हैं? हर व्यक्ति के रास्ते में इतने कांटे हैं। वो बात अलग है, लेकिन जब अपने पास जो आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे आप काम कर रहे हो, आपको आगे बढ़ना है, तो वो तो घर से बाहर निकलोगे तो आपको हजारों समस्या आएंगी, लेकिन घर से बाहर निकलते टाइम ही अगर आ जाए फिर क्या करोगे मेरे को बताओ। नहीं तो आपकी समस्या कहाँ है? आप तो उस ईयर के व्यक्ति हो सोशल मीडिया पे, जब लोग मीडिया को समझते नहीं थे। उसके बाद कोरोना आया, कोरोना के बाद गहलोत सरकार ने महिलाओं को मोबाइल दिए, घर घर फोन गए, उसके बाद ये चीज़ें बढ़ गई। इंस्टाग्राम 2021 के बाद ज़्यादा चलन में आया है। फेसबुक 2013 के बाद आम लोगों के पास 15-16 के बाद आम व्यक्ति समझ में आया कि हाँ फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब तो पढ़े लिखे लोग ही समझते थे। 19-20-21 तक यूट्यूब तो नॉर्मल चीज, नॉर्मल व्यक्ति के समझ की बाहर की चीज़ थी कि यूट्यूब क्या है, कैसे साइन इन होता है। लोगों को मेल आइडिया ही नहीं थी, लॉगिन कैसे करेंगे। नहीं मतलब अब बड़े क्रिएटर के पास जाना ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो, अगर हम बड़े क्रिएटर के पास जाएंगे तो हमें क्या देगा मेरे को वो बताओ। अब मैं आपके पास आऊँगा, आपके पास बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है, मेरे पास कहाँ फॉलोअर नहीं मतलब एक समझो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब ऐसा थोड़ी आपका मैं टैलेंट लेके जाऊँगा। आपने मेरे को 10,000 फॉलोअर डाल भी दिए, स्टोरी डाल के कैसी भी दे दिए, फिर मैं आपको 110% पता है कि मैं उसको सही से यूज में ले पाऊंगा जैसे आप ले रहे हो, नहीं ले पाऊंगा ना। अगर मेरे पास टैलेंट होगा तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा ना। आपका ये विचार था कि भाई मैं जो भी करूं मेरे दम पर करूं। और उसके बावजूद मतलब बड़े क्रिएटर के पास जाना, आप देखो इतने ज़्यादा वो आप समझ जाओ ना, मतलब वो मतलब कुछ उम्र भी थी नहीं इतनी, बच्चे थे। हाँ बच्चे थे, और इतना दूर जाना करना ये सब। तो फिर मैंने ये सोशल मीडिया पे सुना कि आप यूट्यूब का काम छोड़ करके फर्नीचर का काम करने चले गए, क्यों? ये टर्निंग पॉइंट कहाँ से है जीवन में? इसके बारे में सर बताऊंगा तो कब सर दिन उग जाएगा पता ही नहीं चलेगा। थोड़ा शॉर्ट में बताओ ना कि हुआ क्या आखिर। शॉर्ट में एक ऐसा था, व्यक्ति जब 10वीं से पहले सोशल मीडिया पे आता है, क्रिएटर बनता है, यूट्यूब चैनल बनाता है, कैमरा उसको मिल जाता है बड़े भाई की तरफ से, फिर वो लड़का यूट्यूब को सर्वाइव क्यों नहीं कर पाया? ऐसा है सर, पहला कैमरा लिया, उसके बाद मैंने डिमांड की मेरे भाई से कि ये कैमरा पुराना मॉडल है, मेरे को नया चाहिए। तो उसने बोला क्यों नहीं, वीडियो के लिए स्पेशल तेरे लिए कैनन का कैमरा लेके आऊँगा, तो बस वीडियो बना। तो मैंने भी उसको रिजल्ट उस हिसाब से दिया। ये 12th के एग्ज़ाम दे के वापस, मतलब वो 12th स्कूल जाके वापस आता, तब मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट करने के लिए मैंने खुद ने अकेले ने पूरे वीडियो में 6 रोल है, ठीक है, और कोई अलग से नहीं, मैं खुद उसमें रोल कर रहा हूँ।
6 के 6। 6 के 6 वीडियो में आपको यहाँ पर आप साउथ स्क्रीनशॉट लगा सकते हो अगर दर्शक देखना चाहे तो। मतलब एक ही वीडियो में मैं अकेला 6 रोल कर लिए और लोगों को लगेगा कि हाँ सामने भी खड़ा है, इधर भी खड़ा है, इधर भी खड़ा है और 3 फ्रेम में जा रही है, वो भी दिख रहा है कि हाँ तीनों सेम जा रही है। तो वो मतलब समझ जाओ बहुत पहले की बात, तब मैं ऐसा करता था। तो भाई ने भी बोला कि हाँ कैमरा लेके आऊँगा, कैमरा लेके आए। मैंने बोला कि जैसे 12th पास होगी, रिजल्ट आए उससे पहले 3 महीनों की छुट्टियाँ होगी, तब हम एकदम कैरियर बना लेंगे, फुल इस पर 100 देंगे, फिर अपनी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर लेते रहेंगे, बहुत आगे देखते रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। बट उससे पहले भी कई सारे उतार चढ़ाव आए। हम बाहरी दुनिया का इतना नॉलेज था नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ स्कूल से घर, घर से स्कूल और बीच में यूट्यूब स्टार्ट किया। लेकिन हमें बाहरी दुनिया का भी कैसे लोग रहते हैं, किस टाइप से हमें रहना पड़ता है, तो वो में इतना था नहीं। तो 12वीं पास की और जस्ट मैंने पूरे एग्ज़ाम क्लियर किए। वहाँ पर आए, मैंने अपने फ़ोन को सोचा कि अब पूरा एकदम नए से स्टार्ट करते हैं। मतलब चैनल तो वही रहेगा लेकिन अपने फ़ोन को पूरा रिस्टोर कर देते हैं। मैंने अपने फ़ोन को रिस्टोर कर दिया। अब अपने फ़ोन चैनल में क्या होता था कि जैसे मोनेटाइज हो जाता है ना, उसके बाद अपने उसमें एक सिस्टम आता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का, मतलब प्राइवेसी के लिए, चैनल को कोई चुरा ना ले। तो मैंने उसमें अपने मोबाइल नंबर और गूगल में रिकवरी मेल डाल दी और पासवर्ड भी डाल दिए। अब क्या हुआ कि मैंने सोचा मेरे को तो याद है, लिखे भी पड़े हैं और मेरे अलावा कोई चेंज करने वाला है नहीं और मेरा चैनल भी लॉगिन है। उसको रिस्टोर करने के बाद वापस पासवर्ड डाले, नंबर डाले, नंबर वगैरह सब चेंज आ रहे हैं। मतलब वो सब पासवर्ड मतलब जो लिखे हुए थे वो थे नहीं, चेंज हो गए। हाँ चेंज हो गए। आपके चैनल पे कितने फॉलोअर थे उस समय? उस समय थे मेरे 19 थे या फिर 18 19 20, मतलब 20,000 थे। 20,000 करीब। और महीने के लगभग कितने रुपए आते थे उसमें? स्टार्ट हो गए थे, मतलब मान लो आप अगर हम रेगुलर काम करें ना 8-10 हज़ार रुपये नॉर्मली, 10,000 नॉर्मल महीने का आपकी इनकम थी। बढ़िया काम तो फिर किसने चेंज कर दिया अचानक? आपका यूट्यूब चैनल ऐसे कैसे चेंज हो गया जिसपे 2 स्टेप वेरिफिकेशन में आपका डाटा चेंज हो गया? क्यों, किस लिए? देखो सर, आपको मैं क्या बताऊँ, ज़्यादा अपन पर्सनल जाते नहीं है। नहीं, आप नाम मत लो ना, बताओ ना कि क्या कैसे हुआ, प्रोसेस कैसे मेरी हुआ? बात व्यक्ति का सुनो। भले आप नाम मत लो। भाई मैं ना, जैसे आपको एक चीज़ बताऊँ, आप मेरे को भाई बराबर मानो, ठीक है, और आप मेरे ऊपर खुद से ज़्यादा भरोसा करो। मतलब पासवर्ड कौन चेंज कर सकता है बताओ? आपके फ़ोन का पासवर्ड किससे पता होगा? ऐसे व्यक्ति को पता होगा ना जिससे आप भरोसा करते हो, जिससे आप अच्छे से जानते हो, जिसे आप फ़ोन हाथ में देते हो और उससे ही आप देते हो जिससे पे आप भरोसा करते हो भी हाँ ये मेरे फ़ोन से क्या करे, कुछ नहीं करे, घर का आदमी है, और वो चेंज करना चाहे तो क्यों नहीं कर सकता? फिर तो मैं तो मेरी टीम को सबको दे रखा है, मेरे 10 जने, हाँ, 10 जनों को यूट्यूब का, इंस्टा का, व्हाट्सएप का, सबका पासवर्ड इनके पास है। तो वो सामने वाले पे फोन पे तक डिपेंड, का है यहाँ वो तो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि हाँ इनकी मेहनत है, इनको चेंज करूँ या फिर नहीं करूँ। अब देखो वो किसी ने भी चेंज की हो, मैं अपनी खुद की गलती माने, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं यार, गया तो गया। अच्छा। लेकिन जैसे चैनल गया मैंने सोचा यार अब तो कुछ नहीं है। मैंने खूब ट्राई किया, दिल्ली तक पहुंचा मैं चैनल के लिए। हाँ, यहाँ से कांटेक्ट, ऐसे नहीं फिजिकली नहीं गया लेकिन पूरा कांटेक्ट करते 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 जो टेक्निकल बंदों में जो सबसे टॉप लेवल पर है ना, उनसे कांटेक्ट किया, मेल लिखते लिखते यूट्यूब को भी ट्वीट किया। अब यूट्यूब बोल रहा है कि जिसने चेंज किए वही इसको वापस रिकवर कर सकता है। अब मैंने तो किए नहीं, उसमें गायब हो चुका था या हाँ, डेट शो कर रही भी, इस डेट को चेंज किए थे, मतलब उनसे कुछ महीने पहले ही ऐसा कुछ था। नहीं, वो तो ठीक है कि उस पे डेट शो हो रही थी, किस डेट को चेंज हुआ है। चैनल यूट्यूब से गायब था या चैनल था आपके पास? चैनल यूट्यूब पर था आपके पास उसका लॉगिन नहीं था। लॉगिन नहीं था। हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, अब देखा मैंने भाई से बात की तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ये। तो फिर नया बना लेते, क्या है, 20,000 सब्सक्राइबर थे और अब मेरी बात सुनो, हमें पहले वाले चैनल को मोनेटाइज करने के लिए कम से कम 1-1.5 साल का समय लगा। तो फिर आप, अगर आपको लगा कि आप एक व्यक्ति 1.5 साल यूट्यूब पर दे रहा है तब जाके चैनल मोनेटाइज हुआ, तो फिर आप यूट्यूब के लिए बने नहीं हो। आपको वहाँ समय देना ही नहीं चाहिए था। आपको लगता है कि भाई 1.5 साल में मैं 10वीं से लेकर 12वीं तक आ गया, 20,000 मेरे सब्सक्राइबर हुए हैं, और उसके बावजूद भी आप बाहरी दुनिया के इतने जानकार नहीं थे, सारी चीजें आपके खिलाफ थी, सब कुछ आपके विपरीत था, तो आपको छोड़ देना चाहिए था कि खत्म है, छोड़ दो। अपने को इसमें अपन किसी के वो कुछ बिगाड़ तो नहीं रहे अपने, तो फिर आपको नया बनाना चाहिए था। नया तो ऐसा है, देखो सर, जैसे मान के चलो हम 1.5 साल का समय लगा, उस समय क्या हम स्कूल जाया करते थे, ठीक है, छुट्टी होने के बाद फ्री टाइम रहता था तो टाइम पास भी हो जाता था। अब 12th पास करने के बाद अपने को बाहर या तो पढ़ाई करो तो पूरा पढ़ाई में दो, या फिर काम पे जाओ तो पूरा काम पे जाओ। अब मैंने तो बोल दिया भी मैं पढ़ाई तो करूंगा नहीं,
अच्छा, अगर पढ़ाई करूंगा तो मैं वापस ये पूरा पढ़ाई में देना पड़ेगा। अगर कोई बंदा पढ़ाई करे तो उसको एकदम सिंसियर होना जरूरी है, पढ़ाई को लेकर सीरियस होना जरूरी है। बाकी अदर कोई काम करे तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। तो मैंने सोचा अब जाते हैं फर्नीचर के काम पे। टीम को बोला कि आप पढ़ाई करना, अच्छे से नौकरी लगना, मिलेंगे। फिर गया लकड़ी के काम पर। अब क्या हुआ कि मेरे पास था कैमरा, ठीक है। अब भाई ने बोला इसकी किस्त वगैरह कैसे भरेगा। बहुत पहले की बात है जब मैं लकड़ी काम पर गया, उसका व्लॉग भी है। अब मैंने बोला कि इस कैमरे को मैं बेच दूंगा आधी रेट में। समझ में नहीं यार अब क्या करे, जिस चीज़ का अपने कोई उपयोग ही नहीं उसका क्या करे। अब मैं यूट्यूब का वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँ, कम से कम 6-7 महीने तो लगेंगे मोनेटाइज होने में, तब तक कौन अपन को घर पे फ्री बैठने देगा। तो गया लकड़ी के काम पर, वहाँ पर कैमरा साथ लेके गया। कैमरा बेचने के लिए OLX पर डाले फ़ोटो, पार्टी आई देखती रही। अब दिक्कत बहुत आई वहाँ पे, मतलब जहाँ पर हमारी साइट चल रही है वहाँ पर चोरी होने का भी खतरा। अब वहाँ लेके गए साथ कैमरे को? हवा साथ लेके गया। और उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास फ़ोन भी एक ही था। मैंने सोचा कैमरा है तो फ़ोन अपन ज़्यादा खर्चा नहीं करते। वो फ़ोन भी मतलब वहाँ पर जाते टूट गया। ठीक है। अब मैं रील्स कैसे बनाऊँ, इंस्टा पर कैसे टाइम दूँ, क्योंकि मेरे साथ जो तो जब आपने यूट्यूब छोड़ दिया तो फिर इंस्टा जरूरी कहाँ टाइम देना? इंस्टा पर वापस अपने को कम बैक करना है ना। वापस अपने को ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर पूरा आप विचार था कि भाई यूट्यूब पे वापस आऊंगा आना है। सब उन लोगों को जवाब देना है जिन्होंने हमें इस लायक नहीं समझा था, जो लोग हमें मतलब नहीं। भाई बताओ, मतलब दर्द के पीछे की कहानी क्या, ये बताओ यार, सच बताओ, जो भी है ना। हो सकता है आप व्यक्ति का नाम मेरे को, मैं अब देखो ज्यादा प्रश्न आप नहीं, उस किरदार की जगह किसी अननोन पर्सन को डाल दो, नाम भले ही मत लो, लेकिन जो घटा है ना आपके साथ वो घटना बताओ कि ये घटा है। नहीं तो फिर चीजें लोग कहेंगे कि भाई कहीं ना कहीं भाई साहब खुद ही गलत हैं। फिर तो आरोप आप पर आएगा कि आप क्यों नहीं बताना चाहते, क्या वजह है कि आप छिपा रहे हैं। आप कह रहे हो कि मेरा ये था, फिर आधा अधूरा तो कुछ भी नहीं चलेगा ना। अब मैं आपको देखो नॉर्मली एग्जांपल से बताता हूँ। भाई मेरा है एक, मेरा नाम गोकुल है, मेरे ये TGS का काम चल रहा है, मेरी टीम संभाल रही है। कल को मेरी टीम मेरे साथ धोखा कर ले, मैं लात मार दूं, बढ़ने दो, कौन सा मेरा परमानेंट काम है, नया बढ़ा लूंगा। मेरे में क्वालिटी होगी मैं कल चैनल खड़ा कर लूंगा, किसी की एक नहीं होगी तो खत्म कहानी। जरूरी नहीं है कि यूट्यूब ही सब कुछ है, जरूरी नहीं है सोशल मीडिया सब कुछ है। क्या फर्क पड़ता है, मेरे परिवार के साथ मीडिया पास नहीं था। आने वाले समय में हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ी इस कैमरे मीडिया को फेस करे या नहीं करे, जरूरी नहीं। मेरा भाई नहीं करता है, मेरे बड़े भाई वो नहीं करते हैं, उनको इस कैमरे से ताम झाम से फोटो से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब जो हम काम कर रहे हैं उस काम से अपन अपनी मर्जी से छोड़े ना तो वो अलग बात है। आपको जबरदस्ती छुड़वा दिया? नहीं, मतलब छुड़वा दिया वो भी कह सकते हो, या फिर मैंने मजबूरी के कारण छोड़ना पड़ा वो भी कह सकते हो। एक तो मजबूरी थी कि आपको इनकम करनी की प्रॉब्लम की भाई हर परिवार में, बाड़मेर जैसलमेर या जोधपुर की बात करें, राजस्थान के इस पश्चिमी क्षेत्र में हर परिवार में समस्या है कि बच्चों के ख्वाब बड़े हैं, बच्चे करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है कि वो कर नहीं पाते हैं। हर काम करने के लिए कम से कम 3 साल देना पड़ता है। आप कोई भी बिजनेस करो, चाहे पढ़ाई करो, चाहे कुछ भी करो, कम से कम 3 साल आप दोगे, तब आप उस काम को रिजल्ट में तब्दील कर पाओगे। शुरू से ही कोई कहे कि मैं खड़ा हो गया और बिजनेस खड़ा हो गया, ऐसे नहीं होता है। समय देना पड़ता है हर चीज में। तो बच्चों की बहुत मजबूरी रहती है कि भाई काम करना चाहते पर हो नहीं पाता है, क्योंकि फाइनेंशियली समस्याएं हैं, फैमिली प्रॉब्लम है, समाज की प्रॉब्लम बहुत सारी है। इसलिए लोग क्या करते हैं कि या तो ड्राइवर बन जाइए, या कम टाइम मजदूरी करने जाए पड़ा तत्काल, या फिर फर्नीचर काम से करने जाए पड़ा। ज्यादातर लोग यही करते हैं। तो आपकी ऐसी क्या मजबूरी? एक तो चलो ये मान लिया कि भाई आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आपके पास उस समय भी थी जब आप स्टूडेंट थे, आपके भाई ने आपको सपोर्ट किया। जब गांव मोबाइल नहीं तब आपके पास कैमरा था। तो फाइनेंशियल को तो अपन कह नहीं सकते है ना कि भाई फाइनेंशियल की वजह से ही आपने सोशल मीडिया यूट्यूब छोड़ दिया। कैमरा था, फोन था, तो और क्या चाहिए? इसके लिए कुछ नहीं, यही इतना ही चाहिए। फिर तो आपने जब कह रहे हो कि मुझे तो मजबूरी में छोड़ना पड़ा, एक रीजन मान लिए कि आपको मजबूरी थी, क्या मजबूरी? सर देखो, जैसे अपन काम कर रहे हैं, जब वो अपने जैसे कोई सोर्सेज ना हो काम करने का, तो फिर किस पे काम करेगा ये बताओ। आप काम कर रहे थे, आपके पास कैमरा था, मोबाइल था, आपके पास 10 से ज्यादा के लोग थे टीम में, आपके पास लोग आते थे, बॉलीवुड में गए हुए लोग आपके पास आए, तो इतना मोटिवेशन मिला, इतने आपको नए नए ऑप्शन मिले, इतना अनुभव मिला, फिर कोई व्यक्ति कैसे छोड़ सकता है? देखो सर, पहली चीज तो ये कि मीठी फसल को हमेशा कीड़े खा जाते हैं। इतने मीठे हुई क्यों भाई? फिर अब देखो वो मैंने आपको पहले क्लियर किया ना कि पहले हम इतने समझ, ये दुनिया मीठे लोगों के लिए नहीं है ना। तो जितने लोग आए, अब मैं जैसे बॉलीवुड स्टार आए ना, जो भी जिनके पास एक्सपीरियंस था वो हमारे लिए आए, वो मतलब हमारे तक आए, उसके बाद लोगों ने बीच में से ही हम तक पहुंचने ही नहीं दिया।
फिर वहाँ कैमरा आपका बिक गया? हाँ बेच दिया ना। फिर कितने यही कुछ आधी रेट में बेच दिया, जितने दिए उतने ठीक। सस्ता उसके बाद दिया। मेरे पास था नहीं फोन। अब मेरे को लगा कि हाँ इंस्टाग्राम पर ये जाने से फिर वापस सोशल मीडिया का रास्ता खुल सकता है वापस, क्योंकि शॉर्टकट में रास्ता यही है। अगर अपने को जिस व्यक्ति को 7-10 लोगों ज्यादा की टीम काम करती थी, जिस व्यक्ति के साथ पास मिलने के लिए लोग आते थे, जिससे अनुभव लेने के लिए लोग आते थे, कैसे करते हो, वो व्यक्ति सोशल मीडिया की दुनिया से कट गया। वो व्यक्ति यूट्यूब से कट गया, फेसबुक से कट गया, इंस्टाग्राम से कट गया। वो व्यक्ति अब लकड़ी का काम कर रहा है, फर्नीचर का। फिर आपको लगा कि मुझे वापस एक कहीं ना कहीं दिल के अंदर कसक थी कि मेरा काम सोशल मीडिया पे है, मैं उसके लिए बनाऊं, ऐसा लगा आपको? ऐसा लगा। उसके बाद जब मैं काम पर था ना, सही बता रहा हूँ, मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन तक नहीं था। मैं ना अपने मेरे जो साथ में कारीगर रहता था ना, उसके फ़ोन में मैंने आईडी लॉगिन की। मेरी थी कुछ 1200-1300 फॉलोअर्स, उस पर लॉगिन की। उसके बाद मैंने उसको रिक्वेस्ट की। अब आपको पता है एंड्रॉयड अपना फ़ोन पर्सनल कौन किसी को क्यों देगा, और वीडियो बनाने के लिए तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो मैं दूध लेने के लिए जाता तो वहाँ पे जाके रील शूट करके आता। अब वो मजबूरी में उसको भी देना पड़ता, क्योंकि मैं ठहरा हेल्पर, दूध लेने जाता तो पैसे करने पड़ते। फ़ोन पे खोल के देता था, तो मैं बीच में रील बना के डाल देता, उसको पता ही नहीं चलता। वापस आया, उसको मैंने बोला कि मेरा इंस्टाग्राम है। मेरे भाई को मैंने कॉल किया कि इसको बोल दो, तो उन्होंने थोड़ा सेट करवा दिया। उसके बाद 10-15 हज़ार फॉलोअर्स हुए। फिर मैं सेकेंड हैंड कोई फ़ोन लेके आया, कैमरा बेच के। फिर मतलब ऐसा कैमरा इतनी रेट में बिका, फिक्स तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन इतनी रेट में बिका कि कोई सस्ता सा सेकेंड हैंड फ़ोन अपन ले सकते। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, बेचना पड़ा, क्या करें। थोड़ा उल्टा हो गया ना। नहीं कुछ नहीं। अच्छा भाई, अब मैं क्या बोलूँ इस पे, मतलब आप आर्थिक रूप से ठीक ठाक कमजोर हो कि नहीं, कमजोर नहीं। हर व्यक्ति जैसे कि किसानी करते हो, नौकरी थोड़ी परिवार में किसी की नहीं। कमजोर बोले तो ऐसा भी बैकग्राउंड नहीं है कि मतलब हाँ मेरे को जाना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे खुद के अंदर ये था कि भाई मेरे को एक चीज़ मैं आपको बताऊं, भले मैं आज से कितना भी बड़ा क्रिएटर क्यों न बन जाऊं, मेरे को लगे कि हाँ अब मैं भले पूरी लाइफ सोता रहूँ ना, मेरे पास पैसे खूब है, मैं सोता रहूँ तो मेरे को खाना मिल जाएगा, फिर भी मेरे को 1% भी मतलब बैठने का मन नहीं होता। मैं चला जाऊँगा खेत में ट्रैक्टर लेके, कुछ ना कुछ करता रहूँगा। तो मेरी वैसी मतलब माइंड सेट है। ड्राइव करना है बिल्कुल, ट्रैक्टर खेती बाड़ी करनी है, हाँ सब है, तवी वगैरह सब कुछ। चलो वापस लौटते हैं। आपने क्यों छोड़ा ये तो आप बता नहीं रहे हो, मजबूरी थी। फिर वापस अब कंट्रोवर्सी कहाँ से आ गई? अब सब ने ये नाम सुन लिया वापस। कोई, जहां तक मैंने सर्च किया कि आपको पहले की दुनिया में लोग कौन जानते थे, आपके कौन फॉलोवर थे, नहीं पता, लेकिन अब आपके साथ बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर खड़े हैं। वर्चुअल दुनिया की यहाँ जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जितने लोगों के रील्स आइडिया मैं देखता हूँ, आपकी कंट्रोवर्सी में 90% लोग आपके साथ खड़े थे। क्या हुआ था, क्यों हुई थी और किस लिए हुई थी? या जो बड़े बड़े स्टार करते हैं कि सब कुछ मामला सेट है और सिर्फ फॉलोवर और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, फेमस होने के लिए, दुनिया के सामने अपना नाम फिर भेजने के लोग इस तरह के स्टंट करते हैं। क्या ये वजह थी या वाकई में कोई घटना थी जिसके पीछे आपका जो ये दर्द जलकर आया कि नहीं यार मैं ईमानदार हूँ, मेरे साथ दबाया जा रहा है, मुझे मेरे साथ गलत हो रहा है? भाई मेरी बात सुनो, आपने अब मैं अपने अगर अब देखो आपने कंट्रोवर्सी का नाम लिया, मैं अब आपको यही बोलूँगा कि मतलब ये सब चीज़ें ऐसी है जिसे मैं सही नहीं मानता। मैं तो वो बोलूँगा अगर अपन मेहनत से आगे बढ़ेंगे ना वही काम आएगी। मेरी अब कंट्रोवर्सी, उसके बाद मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया और पहले ही वीडियो पर 100 के व्यूज चले गए। अब उनको लोगों ने देखा और उस पर कम से कम 2000 तक कमेंट है, तो लोगों को अच्छा लगा, तभी उन्होंने टाइपिंग, मैंने ये बेरोजगार के ऊपर ही बना दिया। लोगों को अच्छा लगा और उस वीडियो के माध्यम से मेरे 20,000 सब्सक्राइबर आए और मेरे को पहले टाइम मेरे को 750 वीडियो पोस्ट करने पड़े। तो मतलब अगर अपन मेहनत को सही जगह पर यूज में लेंगे तो लोग अपने। अब आप वापस क्या कर रहे हैं, फर्नीचर काम कर रहे हैं या सोशल मीडिया काम कर रहे हैं? यूट्यूब इंस्टाग्राम ये सब सोशल मीडिया समझ लो पूरा। यूट्यूब का कर रहे हो? अभी आपका चैनल है? हाँ चैनल है ना। क्या नाम से? मिस्टर तरुण लिम्मा। मिस्टर तरुण लिम्मा। कितने सब्सक्राइबर है? ये 20 के 20,000। 20,000 हो गए। इनकम शुरू हो गई? इनकम हाँ फर्स्ट वीडियो डाला है, मतलब ऐसे समझ लो, हाँ हो गई। एक नेक्स्ट वीडियो का काम चल रहा है, उसको देखना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ मतलब एक्सपीरियंस है या फिर ऐसे झूठ मूठ की कहानियां बना रहे। 750 वीडियो का यार एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी बात है। 750 वीडियो बनाते थे, आपको कभी थकावट महसूस नहीं हुई? हम दिन में 2-2 वीडियो पोस्ट करते थे। अच्छा, कभी ये नहीं लगा कि यार कब तक डालता रहूंगा, कब तक मेहनत करूंगा, कोई वायरल क्यों नहीं हो रहा है, बड़े
बड़ा नाम क्यों नहीं जुड़ रहा है मेरे साथ, ऐसा कभी नहीं लगा? नहीं मतलब उस टाइम हमारा माइंड सेट हम किसी को टारगेट करते कि उससे आगे निकले, ये करे वो करे, लेकिन हम पहले ना अपने खुद के काम से काम ही रखते थे। अरे मस्त, ठीक है हाँ, यार, जो ठीक हो है रहा है यार, सब हो ये रहा यार है, अपन अपना- अपना काम करें, डाल दिया, जिसको देखना देखे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नया और कंटेंट लिया और उस पर बना दिया। अभी आप बना रहे हो, तो बीच की कंट्रोवर्सी की कहानी क्या है, हुआ क्या था? जो सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से रील आई, टुकड़ा टुकड़ा में जो मैटर आया, उस मैटर को आप एक साथ इस प्लेटफॉर्म पर जो सच था उसको आप रखो। ठीक है, देखो सच बोलने में कोई डरता है नहीं, पहली चीज़ तो ठीक ये। बात है। और कुछ कुछ ऐसी कहानियाँ होती है अपनी लाइफ में जो सच्ची होती है, तो कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ में आ जाती है तो अपना सपोर्ट करते हैं, और कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको सपोर्ट में आने के बावजूद भी वो अपना मतलब देखते हैं भी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अब पहली चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जितनी भी हमारी कंट्रोवर्सी हुई थी ना, कोई स्क्रिप्टेड नहीं थी। और आज की डेट में अगर स्क्रिप्टेड होती ना, सच है बिल्कुल, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, माँ कसम नहीं थी। अच्छा, और अगर स्क्रिप्टेड होती ना तो आज की दिन डेट में मैं जो है ब्लॉक लिस्ट में नहीं होता, उस सामने वाले जिस पे कंट्रोवर्सी हुई उस पर। आपको ब्लॉक कर रखा आज भी? बिल्कुल। आपने नहीं किया उनको? नहीं तो अच्छा, क्यों करूँ ब्लॉक? शुरुआत कहाँ से हुई? अब देखो, आप ना बोल रहे थे, मैं आपको बता दूं, कहानी तो बहुत लंबी है लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति हो जिसकी आप पारिवारिक स्थिति देखो भाई, हाँ पारिवारिक तो नॉर्मली होती है, लेकिन हाँ भाई ये स्ट्रगल कर रहा है और हमें थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में, तो इसको सपोर्ट करने में क्या जाता है। हम भी बच्चे हैं, ये भी बच्चे हैं, भाई बराबर ही है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उनको मिले एक दो बार, तो उस भाई के ऊपर मैंने खुद से भी ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया। देखो मेरी उम्र के लड़के जो है लड़कियों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी मतलब ख़राब कर देते हैं, पर मैं आपको दिल की बात बताऊँ ना, मैंने दोस्ती के चक्कर में जो है बंटाधार कर दिया खुद के करियर का। मतलब जितना मेरे को, ये आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो अब आपको मैं बताऊँ, जिस पे मैंने ज़्यादा भरोसा किया, अब इतने तो आप भी समझदार हो भी, हाँ आपको कहानी लग सकती है, लेकिन इतने तो आप भी, आपके पास नॉलेज होगा। अभी आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है, आपके उस पर अर्निंग स्टार्ट है, तो आप किसी को क्यों भाव दोगे? आप नहीं देंगे, नहीं दोगे ना, बट मैंने दिया ना, बिना किसी मतलब की। मैंने क्यों दिया? मैंने उसका चेहरा अकेले का नहीं देखा, उनके परिवार का देखा, उनके पापा का देखा, मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाओ, उनका देखा, और वही आज मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। और मेरे पास इस चीज़ की प्रूफ भी है, वो आपको पता ही है। वो तो कह रहे हैं हमने चूरमा करके जिमाया इसको। देखो साहब, वो उनकी सोच है, मुझे भी अफसोस हो रहा है कि अब लाइफ में ध्यान रखूँगा कि हाँ कहीं पर भी ऐसा मोमेंट हो तो। बाकी मुझे देखा जाए तो मजाक की बात सबको लगती है, लेकिन जिस पे बीतती है उसको पता है। अब जहाँ भी जाता हूँ, मेरे को कहीं पे भी अगर खाना खाने बैठता हूँ तो ये बात याद दिलाते लोग, मजाक उड़ाते, तो अपन खाना खाते तब अपन को थोड़ी मायूसी होती है ना। तो वो तो आप समझ जाओ ना, लड़के लोग बोलते हैं तरुण चूरमा खा रहा है क्या, तो ये थोड़ा लगता है। तो आप इसको मजाक में ले लिया करो कि हाँ भाई हम तो चूरमा ही खा रहे हैं। नहीं, पहले कुछ हमारे दोस्तों की मेहरबानी थी, उन्होंने चूरमा खिलाया, अब हम खुद खा रहे हैं, कल आप खिला दो, आपके यहाँ खा लेंगे। कहाँ तक मजाक करूँ आप बताओ। मतलब कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो जिसके साथ बीतती है ना, उसको मेरी बात सुनो। ये तो मैं हूँ, ठीक है भाई, समझ रहा हूँ। बाकी मेरी जगह आप होते तो मैं आपको बोल दूँ कि मैंने तेरे को चूरमा करा था, याद है तेरे को, मैंने 4 दिन, तो आपके ऊपर क्या फील होगा? जो अपन ये अपन शायरिया बोलते निवाले तक गिना देते, ये रियल लाइफ में लोगों के सामने हो तो उस व्यक्ति की क्या मतलब इज्जत रह जाती है, जिसने खाना खाया। उन्होंने सीरियस होकर बोला ऐसा? बिल्कुल बोला। वो मैं मुझे क्या पता, वो आपने देखा, मैंने तो मैं अब क्या बोलूँ, वो आपको पता होगा, आपने देखा। हमने देखा कि ये चीज़ स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड, मैंने आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी। अगर स्क्रिप्टेड होती तो आज की डेट में हम लोग साथ में मिलते। आप मेरा व्हाट्सएप चेक कर सकते हो, इंस्टा चेक कर सकते हो, मैं ब्लॉक में हूँ। हाँ ये चीज़ है। और जो भी हमारे ऊपर प्रेशर आया, जो भी बात हुई, मामले को मतलब दबाना, समेट दिया, मतलब हाँ क्लियर कर दिया, बोले तो निपट गया मामला पूरा। दोनों को दूर कर दिया, अब निपट गया। हाँ निपट, आप क्या कर सकते हो? अगर मान के चलो जरूरत पड़ी, मैं तो अब इसके ऊपर वापस बोलूँगा नहीं। वो अपनी लाइफ पहले जी रहा है, मैं भी अपनी लाइफ जी रहा हूँ, तो क्यों वापस इस पर बोले। लेकिन
देखा जाए तो आप बोल रहे हो कि ये स्क्रिप्टेड था, तो स्क्रिप्टेड तो नहीं था। ये चीज़ मैं आज भी फॉलोअर बढ़ाने के लिए ये सब नहीं है। मैं अगर होता तो आज आपको मैंने आपकी वीडियोस देखे जिसमें आपको ऐसा लगा कि आपको बहुत टॉर्चर किया गया। आप पुलिस पर भी आरोप लगा रहे थे कि पुलिस ने ये कहा, मामला पंचायती पर आया, मामला परिवार के लोगों पर आया, ये सारी चीजें हुई। तो इसमें एक व्यक्ति अकेला पिसता है, हमें पता है कि समाज, पुलिस प्रशासन जब ताकतवर लोगों के साथ खड़ा होता है तो एक आम आदमी कितना दुखी होता है, उस बात का अंदाजा मुझे है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके साथ उस सर्कल में क्या हुआ। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब मेरी ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी ना, तब से लेकर के 25 दिन मैं घर नहीं गया। मैं अकेला था, मैं अपने ननियाल चला गया। फिर वहाँ ननियाल वाले नहीं थे? ननियाल वाले थे ना। उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने कहा बाकी वाले तो सब, उनको इतना ज़्यादा लेना देना था नहीं, मामा थे, उनको मैंने बताया तो उन्होंने, उनको इतना सोशल मीडिया से वो क्यों इसमें उन्होंने कहा ये क्या चुतिया लगा रखा है ऐसा कहा? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। मेरे जो बड़े मामा जी है उन्होंने देखा, मैंने उनको हकीकत बताई तो वो बोल रहे तेरे साथ अन्याय हो रहा है। हाँ। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट वहीं से मिला। बाकी सपोर्ट की जिससे मैंने लगा था कि हाँ ये सपोर्ट करेंगे, तो मैं उनको प्रत्यक्ष रूप से यही बोलूँगा कि जो मेरे अच्छे खास थे, उन्होंने जिस प्रकार को मेरे को छोड़ा हालात में, अब क्या ही बोले इस पे। मैं प्रत्यक्ष रूप से दिन क्या फील कर रहे थे? अब देखो, अब लड़ाई लड़ रही है अपने दोनों की, मैं सही हूँ या फिर ये आप सही हो, वो तो दोनों की जो बातें होगी उनको मिलाएंगे, टकराएंगे, तब उनको पता चलेगा कि हाँ मैंने आपके ऊपर आरोप लगाया, आपने कुछ उसके ऊपर रिएक्ट किया, फिर उससे सच निकल कर आएगा कि हाँ ये झूठा ये। लेकिन मैंने जो बोला, उनकी इतनी औकात नहीं कि वो सच का सामना करे। वो तो कुछ पुराने मुद्दे उठा के लेके, अब नाम नहीं लूंगा लेकिन आप समझ जाओ, ठीक है। मैं तो फिर मतलब अभी भी उनके पास मेरे जितना भी मैंने बोला उस चीज़ों का, मेरे एक भी वर्ड का उनके पास जवाब नहीं, लाइन का जवाब नहीं भी, ये क्यों बोली तूने। आपने ये कहा, आप पर आरोप ये लगा कि आपने उनके पिताजी का कोई वीडियो लगा दिया जिस वीडियो से उनको आपत्ति थी। ये क्या कहानी थी? अब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको मैं सीधा सा बता दूँ। जैसे मैं यहाँ पर पॉडकास्ट दे रहा हूँ, अब आप पोस्ट कर दो यूट्यूब पर, अब मेरी परमिशन थी तभी आपने पोस्ट किया। कल को मैं आऊँ आपके ऊपर रिक्वेस्ट करने के लिए, भाई मेरा हाथ जोड़ी कर रहा हूँ, मेरा वीडियो डिलीट कर दो, मैं धमकी तो दे नहीं सकता ना आपको, ना लोगों के सामने रो सकता हूँ भी मेरे पापा का सॉरी मेरा वीडियो ये पॉडकास्ट करके डाल दिया बिना पूछे, ये तो मैं कर नहीं सकता ना। तो उसको मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, दादाजी भाई ये गोकुल जी मेरा वीडियो डिलीट कर दो, ऐसा बोलूँगा। तो आप अगर दिल से सोचोगे तो डिलीट भी कर दोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो एक्चुअली में क्या था कि वो वीडियो पहले का था, पहले तो हम राजी खुशी थे, इतना कुछ था नहीं। तो उनके पापा मिले। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अपन जैसे मूवी देख रहे हैं कोई फनी मूवी, और उसको कटिंग करके रामायण में डाल दे तो अपने को मूवी वाला सीन कैसा लगेगा? बेकार लगेगा ना। कि ये अक्षय कुमार हीरो है तो भी अपने को ऐसा लगेगा ना ये कौन है, इसको हटाओ। तो वही सीन था। अब लड़ाई चल रही है, उसमें व्लॉग का डाल दिया बीच में आकर के, ये मेरे पापा को बदनाम कर रहा है। तो मेरे को आप एक बात बताओ कि जो पहले की चीज़ थी, अब व्लॉग में अपन ऐसा रामायण की तरह अपन ऐसे कोई ज्ञान थोड़ी दे सकते भी, हाँ ज्ञान की बातें, हंसी मजाक करेंगे जिससे लोगों के चेहरे पर स्माइल आए। व्लॉग में तो यही होता है, हंसी मजाक। बाड़मेर से मैं अपने घर से जैसलमेर जा रहा था, उसमें बीच में मेरे को कई सारे नए नए लोग मिले, उनके साथ ही मैंने हंसी मजाक किया, मेरा व्लॉग चालू था तो हंसी मजाक होता रहता। तो ऐसे ऑन द स्पॉट उनके पापा जी मिल गए, मैंने उस वीडियो को शूट किया, भाई क्या हाल है, मैं आपका वीडियो बनाऊं? तो नहीं बनाना। तो ऐसा कुछ सीन हुआ। तो वो माहौल उस प्रकार का था कि मेरे को हंसी आ गई। और मेरे साथ एक लड़का भी था, तो हम दोनों दोस्त ही थे। वो भी अब जैसे एक कोई आदमी या फिर अंकल अपने सामने आए जो पहले अपने साथ अच्छे से व्यवहार करता था, और अब अपने को एकदम से मना कर दे तो बेइज्जती किसकी होगी? मेरी होगी ना। भाई मेरे को मना कर दे, मेरा ईगो हर्ट हुआ ना भी मेरी वीडियो के लिए, मेरे को तो भाई हाँ इतने बड़े लोग हो गए। मैं तो अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए हंसा था, रियलिटी ये थी। फिर मैंने उस वीडियो को पोस्ट करने से पहले अनलिस्टेड किया। मैंने को लगा कि हाँ ये बड़े लोग हैं यार, कुछ भी मुद्दा उठा सकते हैं, ये मेरे को पता था दोगलापंती हो गई। मैंने मेरे भाई को वीडियो भेज दिया, मैंने बोला मैं उससे तो बात करूँगा नहीं, आप ही करो। मेरे भाई ने कॉल लगाया उसको, ये तरुण ये वीडियो पोस्ट किया, तो उसने बोला पोस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पोस्ट कर दिया, 1 महीने पहले की बात है। पोस्ट करने के बाद जब उसने वीडियो को देखा तो उनके पूरे परिवार ने वीडियो देखा। फिर उस भाई का कॉल आता है कि तरुण बहुत अच्छा वीडियो, इसमें कोई गलत सीन है नहीं। और मुझे पता था कि हमारी दोस्ती ऐसी है जिसमें हम खुल के बात कर नहीं सकते, इसमें संभल कर रहने की ज़रूरत है। मेरा दोस्त ऐसा है। तो मैंने जो वो रिकॉर्डिंग कर ली उस समय भी, हाँ 1 महीने पहले। मुझे पता था ये मेरे को गिराने के लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा, नहीं तो मैं क्यों रिकॉर्डिंग करता? आईफोन में तो कॉल है, मैं रिकॉर्डिंग दूसरा फ़ोन लाके क्यों करूँगा? मेरे को पता था। और वो वीडियो 1 महीने पहले का है।
फिर अब चलती हुई लड़ाई में अगर अपन कोई ऐसा उठा के डाले तो वो गलत ही लगेगा। फिर भी मैंने उनको बताया भी अब समझदार लोगों को, अब आप भी इतने समझदार हो कि कोई चीज़ परमिशन लेके डाल दी, इससे ज़्यादा मैं क्या करूं। अब मेरी गलती, छोटी मोटी गलती, अब लोग मेरे को अभी भी बोल रहे हैं कि उनके पापा का वीडियो क्यों बनाए, मेरी बात सुनो। उन्होंने मेरे को सब कुछ बोला, हालांकि मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला। ऐसा शब्द अभी मेरे को उठा के दे दो कि तरुण तुमने ये अपमानजनक उनको शब्द बोला, तो आप जब मैं माफी मांग लूंगा, कोई दिक्कत आप नहीं। जब 25 दिन वहां अकेले थे तो आप कैसे खुद को मेंटेन कर पा रहे थे? पहले तो मतलब ये स्टार्ट हुई तब इतना ज़्यादा कुछ था नहीं। मैंने सोचा ये नॉर्मल है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो कमेंट है उसकी रिप्लाई कर रहा हूँ, जो कि मैं अभी भी करता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर धीरे धीरे लोगों ने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब बात मेरे को गुस्सा तब आने लगा जब वो गलती स्वीकार नहीं कर रहे भाई, जो मेरे जो रियलिटी में ला रहा हूँ मैं, धीरे धीरे मैं उनको छेड़ता भी नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, लोग पूछ रहे हैं उनका जवाब दे रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये उसमें बीच में टांग अड़ा के चेक फर्स्ट रियलिटी, अब मैं नाम नहीं लूँगा, चेक फर्स्ट रियलिटी ऐसा कुछ वीडियो डाला। उसमें जो है ऐसा बताया कि ये सौरव जोशी को, जो भी नाम है उनकी तरह उनको पकड़ रहा है, खुद को सौरव जोशी के बराबर समझ रही है भाई, ये छोटे क्रिएटर है, हमारा व्यूज के चक्कर में कर रहे हैं। तो मेरा भी ईगो हर्ट हुआ, मैंने भी डाल दिया। ये शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत का कारण सर ऐसा है कि हम, ये हमारे पहले पुरानी मित्रता थी। अब उस टॉपिक को नहीं छेड़ेंगे कि पहले क्या हुआ था। वो पहले छोड़ो, अभी छोड़ो, जो भी हुआ उसके बाद लकड़ी के काम पर गया, वो छोड़ो, इसके कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई? हाँ, वो सारा कुछ हुआ, उसको भूलना, मैं नाम तक नहीं लिया अभी, छोड़ो जो भी हुआ। उसके बाद अब आगे बढ़ रही है, अब वो अपना खा रहा है, मैं अपना खा रहा हूँ। अब होता क्या है कि रात को मैं सो रहा हूँ, रात को 11:47 पर कॉल आता है। अब कॉल आता है, अपन दोस्त है, ठीक है, मुझे पता है कि अब कॉल आता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आया रात का दोस्त का कॉल आया, तो मतलब ऐसी बातें जो कि सीधे अपने दिल पे लगी। भाई दोस्ती में बोला, अचानक आप पास आपके मित्र का कॉल आता है, वो आपसे शाम को, रात को कितने बजे की बात है ये? 11:47 थे, मेरे को याद है। उसमें फोन आया? बिल्कुल। किस पर्पज से आया? ऐसे ही मतलब आप बोल सकते हो मेंटली टॉर्चर करने के लिए। उनका क्यों इरादा हुआ कि आपको वो ये तो पहले से ही है, ये तो ऐसा मेरे पास शुरू से था? बिल्कुल, ये 1 साल से पहले मेरे पास जब भी मतलब एक भी ऐसा कॉल नहीं है जिसमें मेरे को ये पूछ लिया जाए कि तरुण क्या कर रहा है। नहीं, तुम्हारे कितने फॉलोअर है, तुम्हारे मतलब एंड ऑफ द पॉइंट बात औकात पर आ जाती है। अच्छा, हाँ, ये चीज़ था। और मैं फिर भी इग्नोर करता रहा, लेकिन बात तब मेरे दिल में लगी जब मैं यहाँ पर अकेला, रात को देखो आदमी, मैं पूरे दिन काम करके रात को आराम से सो गया, अब रात को कॉल आता है, मैं अकेला इधर आराम से सो गया, फ़ोन आया, मैंने अटेंड किया आधी रात को भी। अब वहाँ पर उनकी पूरी टीम, अब हालांकि मैं उनके आगे बहुत छोटा हूँ, वो मेरे बड़े भाई से बढ़कर है, तो वो पूरे दांत निकाल रहे हैं। और ये मेरे मित्र, परम मित्र, ये मेरे जो भी बोलो अपमानजनक जो भी मेरे को शब्द बोल रहे हैं, मेरे को नीचा दिखा रहे हैं, मेरे को बोल रहे तुम्हारे आर्थिक स्थिति के बारे में बोल रहे तुम ये वो। मैंने बोला छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल कट गया, वापस कॉल आया, मेरे अकाउंट के साथ छेड़खानी करने के लिए मेरे को मतलब बोला गया कि मैं कर लूँगा, क्या करेगा। मैंने उनके सामने मम्मी कसम रिक्वेस्ट की कि कुछ मत करो प्लीज़, सुबह बात करते हैं। मैंने सोचा मजाक करे, क्या पता ये अभी कर दे, मैं फिर क्या करूँगा कल। नहीं माने इन्होंने, मतलब कुछ किया अकाउंट में, तो वापस मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को रोना आ गया। मैं उठा, मम्मी के पास गया, मैंने बोला मम्मी मैं जा रहा हूँ इनके घर, और इनको घर जाके समझा के आता हूँ, या तो मैं उसका अकाउंट लेके आऊँगा, नहीं तो मैं इसको समझा के आऊँगा। मैं अकेला जाऊँगा, भले पूरी टीम है, जो होगा देखा जाएगा, पर मेरे को परेशान क्यों करे। मैं रोते रोते बोला, मम्मी ने मेरे को रोक लिया, और मेरे बड़े भाई जो मेरे को कैमरा दिलाया था ना, उसको कॉल कर दिया। वो क्या ठंडे माइंड का आदमी है, इतना वो ऐसे छोटी छोटी बातों को ऊपर नहीं लेता, ठीक है। तो कॉल आया, दोनों को शांत किया, कोई बात नहीं। मैंने सोचा चलो किया तो किया, आगे से उसने बोला मैं नहीं करूँगा, मेरे बड़े भाई को ये बोल दिया। अब सुबह हुई, मैं वीडियो शूट करने, मैं रील शूट करने के लिए गया दोबारा दूसरे दिन, फिर उसका कॉल आता है मेरे कंटेंट के बारे में, बोलते तुम्हारी वीडियो क्या है, कचरा है, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड जो कि मैं वीडियो में भी नहीं ले सकता हूँ। अगर आप बीप लगाओ तो मैं उसको यूज में लूँ। तो मतलब मेरे को गुस्सा आया, भाई मैं जो काम कर रहा हूँ, जिससे मेरा घर चलता है, मेरे को दाना पानी जिससे मिलता है, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसी का मजाक बना रहे हैं। भाई अपनी रोजी का जो मजाक बनेगा, भाई मेरा भी यही काम है, उसका मजाक क्यों बना रहे हो सके तो सपोर्ट करो, नहीं तो छोड़ दो, और तो क्या, मजाक क्यों बना रहे हो, औकात पे क्यों आ रहे हो। मेरे को गुस्सा आया, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन एक कमेंट आया भाई का कि तुम्हारा और उनका क्या कनेक्शन है और आज क्या डेट है, तो मैंने उस पर वीडियो बना दिया। मैंने उस वीडियो में यही बोला, ये पूरा सच है, अगर 1% भी झूठ हो तो मेरे को क्लियर कर दो, मैं सोचने छोड़ दूंगा।
मेरे को तो वैसे भी उस टाइम छोड़नी ही थी, क्योंकि मैं परेशान हो चुका था कसम से। मैं उस टाइम जब मेरे पास कॉल आया था ना, मैं रोने लग गया था। मेरे को जिंदगी में इतना किसी ने मेरे को परेशान नहीं किया, मेरे को मेंटली टॉर्चर किया गया। अगर मेरी जगह कोई और होता ना, कसम से सुसाइड कर लेता। क्यों? फैमिली वाले समझ नहीं रहे हमको, और जिस पे भरोसा किया वो अपने को रात को परेशान कर रहा है। अबे जैसा भी था तेरा भाई था, तेरे को स्टार्टिंग में सपोर्ट किया, अब तू उसी के ऊपर पैरों के ऊपर लात मारा। तेरे को पता है कि हाँ ये पीछे रहा, क्यों रहा है वो भी पता है। अगर इसके लाइफ में इतना स्ट्रगल नहीं हुआ होता तो ये आज तेरे से आगे होता। फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी ये बंदा तेरे सामने इतना एटीट्यूड नहीं रख रहा है, तो इसको परेशान क्यों करे भाई। फिर आपको पता ही है उसने आगे वीडियो में सारा कुछ क्लियर कर दिया। ये हमारे घर पे वो फिर पुलिस की एंट्री कहाँ हुई? तो पुलिस की एंट्री ऐसे हुई कि जैसे मामला आगे बढ़ा तो मेरे को लगा कहीं ना कहीं हाँ यार ये लोग मेरे पूरे सपोर्ट में थे। आपको पता है पुलिस का तो यूँ रोल है कि मतलब जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, तो जितने भी जो सपोर्टर थे, पब्लिक सपोर्ट कर रही थी, तो मुझे लगा कि हाँ अब मैं तो मतलब मेरी जो सच्चाई है वो अब दबेगी नहीं। तो मैंने सोचा जैसा भी है मेरा भाई है, मैंने एक बार फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मैंने बोला मैं सारे वीडियो डिलीट करता हूँ, तू भी कर दे, मैं खुद हैंडल कर लूँगा, माफ़ी मांगू भले कुछ भी मांगू, लेकिन मैं भले ऊपर बढ़ रहा हूँ, तेरे को नीचा गिरते हुए नहीं दे सकता हूँ। वो मेरे पास व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग पड़ी अभी भी, इसको मैंने भेजी, इसने ओके लिख दिया, मैंने वीडियो डिलीट कर दिए। लेकिन नहीं, एक और इन्होंने रील बनाई, वो चूरमे वाली थी, पता नहीं कुछ और थी। फिर मेरे को उसके ऊपर और रिएक्ट करना पड़ा, क्यों मैं इनके लिए अच्छा सोच रहा हूँ, ये वापस उस पर डाल रही है। तो मैंने वो उनका नाम क्या है, नाम नहीं लूँगा ठीक है। तो मैं इनके ऊपर सोच रहा हूँ तो ये वापस उसके ऊपर फिर डाल रहे, तो मैं चुप कैसे रहूँ। वापस मैंने भी डाल दी। अब मैंने डाल दी तो फिर ये दबने लगा। मैंने डाली तो फिर क्या हुआ कि फिर मेरी आवाज़ ऊपर आई, सच्चाई सामने आई, फिर ये दबने लगा। तो मैंने बोला कि देख मेरे को मैं भले कितना भी सही हूँ, मेरे को सक्सेस मैं भले कितना भी सही हूँ, लोग मेरे सपोर्ट में, फिर भी यार तू नीचे गिर रहा, आज तेरे गलत कमेंट आ रहे हैं। मैंने एक बार फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और इस टाइम मैंने सोचा कि मैं अगर खुद बढ़ाऊंगा तो ये मेरे को फिर से गिरा देगा, और इस चीज़ का मेरे पास प्रूफ होगा नहीं। मैंने तीसरे आदमी को रखा बीच में। मैंने उसको ये तक बोला कि मैं गलत हूँ नहीं, लेकिन मैं इस भाई के लिए, ये मेरे भाई के बराबर है, मैं माफ़ी का वीडियो भी बनाऊंगा। भाई सॉरी मैंने तेरे को परेशान किया, जो भी बोला मैं माफ़ी भी मांगूंगा, सच होते हुए भी। मैंने उसको ये भी क्लियर किया। लेकिन अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाते, क्योंकि तू नीचे गिर रहा है, मैं तेरे को नीचे गिरते हुए देख नहीं सकता, और मेरे पास ये रिकॉर्डिंग भी पड़ी है। तो उसने बोला ठीक है माफ़ी का वीडियो शूट कर। तीसरे आदमी को मैंने बीच में रखा, माफ़ी का वीडियो भी बनाया। अब उसने बोला कि शाम को 6 बजे तो पोस्ट कर देना, 6 या 7 बजे तक। मैं यहाँ पर वीडियो माफ़ी वाला पोस्ट करने वाला था कि देखा वहाँ पर स्टोरी आ गई, मेरे पापा जी का मजाक उड़ा रहा है, ये इतना हद तक नीचे गिरेगा सोचा ही नहीं था, चंद फॉलोअर्स के लिए ये कर रहा है वो कर रहा है। उसमें यहाँ तक ये मेरे को गुस्सा नहीं है, मैंने बोला छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस वीडियो में ये तक बोला गया कि ये अपने माँ बाप के खिलाफ जा रहा है, माँ बाप के कहने से बाहर है। हालांकि मैंने माँ बाप के कहने पर बहुत कुछ रोक रखा था, मैंने सच्चाई लाई का, अगर मैं लाऊं ना तो इनकी इतनी औकात नहीं कि ये सच्चाई के सामने आ सके, इतना मैं लिख के देता हूँ। आज भी आपके पास वो डाटा है? बिल्कुल है, मैं पेन ड्राइव भर के रखूंगा, मुझे पता है ये कभी भी मेरे को दोगलापंती कर सकते हैं। मैं जो है माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हुआ था, तीसरे आदमी को बीच में रखते हुए, लेकिन उस तीसरे आदमी को भी इसने चूर चूर करके रख दिया। उसका पूरा जो भी ईमान था ना, जिस पे लोग भरोसा करके इसको लेके आते थे, हाँ भाई ये आदमी है जो इसका सब मानते हैं, उसका भी उसने नहीं रखा। तो उस आदमी की क्या वैल्यू रही? उस आदमी का मैं नाम नहीं लूंगा, वो जो बीच में आया था ना, उसकी क्या वैल्यू रही कुछ? मैंने उसकी बात रखी, मैंने बोला कि मैं माफ़ी वाला वीडियो बनाऊंगा, इसको कुछ नहीं पोस्ट करना, इसको ना तो माफ़ी मांगनी, इसको मेरे को भले इग्नोर करे कोई दिक्कत नहीं, मैं माफ़ी वाला वीडियो बनाऊंगा। मैंने बनाया भी, लेकिन मैं माफ़ी वाला वीडियो इधर पोस्टिंग में डालूं, बंदा स्टोरी लगा रहा है कि ये फॉलोअर्स के लिए कर रहा है, अब इधर से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, उधर से वो फॉलोअर्स के लिए कर रहा है, तो मेरी यार क्या इज्जत रहेगी मार्केट में? इतना आप कोऑपरेट क्यों कर रहे थे? मैं इसीलिए कर रहा था क्योंकि एंड ऑफ द पॉइंट मैं उसको गिरते हुए मम्मी कसम नहीं देख सकता। जिस व्यक्ति ने आपकी जिंदगी के 4 साल गिरा दिए, उस व्यक्ति को आप गिरते हुए नहीं देखना चाहते। ये 3 बार आप माफी का वीडियो हाथ बढ़ा चुके हैं वापस। देखो एक बदला अलग चीज होता है, और एक अपनी जो भावनात्मक लड़ाई होती है ना वो अलग चीज होती है। मेरे सही बता रहा हूँ ना, मैं फेंक नहीं रहा हूँ, मैंने उसे मम्मी कसम दिल से भाई माना था, और आप मानोगे नहीं अगर नहीं माना तो मैं उसको पार्टनरशिप क्यों देता? ये उसने भी बोला कि हाँ इसने मेरे को पार्टनरशिप दी थी, तो क्यों देता मैंने माना, उसको सिखाया सारा कुछ, मैंने उसके साथ 2 साल मैंने टाइम दिया, उसको सिखाया किया, पूरा कुछ नॉलेज दिया। अब उस बंदे को गिराते हुए मेरे को कैसा लगेगा कि हाँ कल बेचारा ये मेरे साथ आगे पीछे घूम रहा था, अब मैं इसी को गिरा रहा हूँ,
मैं खुद को, मेरे को शर्म आने लगी भाई, मैं कितना भी सही हूँ लेकिन ये गिर रहा है। फिर भी उसने मेरे को वापस से, मैंने फिर स्टोरी डाली रात को भी मेरे साथ धोखा हो रहा, आप सुबह तक का वेट करो। मैंने बोला, अब मैंने वीडियो डाल के मैंने फ़ोन साइलेंट करके रख दिया, मैं सो गया। लोगों की गाली आ रही, जो मेरे साथ मेरे दोस्त थे वो भी मेरे को कॉल करके बोल रहे, कमेंट बोल रहे हैं कि तरुण तूने इसके पापा का वीडियो क्यों बनाया। भाई एक बार तरुण से तो पूछ लेते, भाई आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे साथ उठते बैठते हो, एक थाली में खाते हो, पूछ तो लेते थे भाई हाँ तरुण क्या था वीडियो में, क्यों बनाया ऐसा। बोला कि आज जो तूने हरकत की मेरे पापा के साथ चंद फॉलोअर्स के लिए, ये तो गलत चीज़ है ना, ये क्यों झूठ क्यों बोलना मेरे को वो बताओ। ऐसा बोलना चाहिए था ना, ये एक महीने पहले आया था मेरे पापा का वीडियो बना के गया और ये मेरे को गलत लगा तो मैं उस पर रिएक्ट ही नहीं करता, भले परमिशन हो। फिर मेरे को लगा कि हाँ ये मैं इसके बारे में कितना भी अच्छा क्यों नहीं सोचूं, एंड ऑफ द पॉइंट ये मेरे को माफ़ी ही मंगवाएगा और मैं खुशी से माफ़ी मांग सकता हूँ, लेकिन दब के माफ़ी मांगे फिर यार जीने का क्या मज़ा मेरे को वो बताओ। फिर मैंने जो है सोचा कि अब तो ये मेरे को पूरा नीचा गिराने की पूरी ट्राई कर रहा है। मेरे मन में एक ही था, सोशल मीडिया पर मेरे को रहना ही नहीं है, एक बार मैं इससे बाहर निकल जाऊं फिर मैं खुद कोई काम ढूंढ लूंगा, ठीक है, नया ढूंढ लूंगा। मेरे को मेरा मन पूरा भर चुका है, क्या मतलब यार जब अपने सामने यार अपन किसी के ऊपर विश्वास का हाथ बढ़ाए वो काट दे यार, फिर मजा ही क्या। हर चीज़ में पैसा अगर आता तो अभी उनके पास बहुत पैसे थे, एक कमेंट खरीद लेते, कुछ नहीं होता है। पूरी टीम लग गई थी कमेंट डिलीट करने में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोला कि अब देखो क्या हुआ, पूरी टीम ने क्या किया, ये भी होता है क्या? तो नेगेटिव कमेंट डिलीट होते हैं, लोग डिलीट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या डिलीट किए कमेंट किए, वीडियो भी डिलीट किए मेरे, हालांकि पूरी वीडियो थे। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि अब इनके ऊपर क्या हाथ बढ़ा, ये अपने अब मेरी यार इज्जत पे बात आ गई कि ये मम्मी पापा के कहने पर है नहीं। मैंने मम्मी पापा के कहने पर मैं कोई रिकॉर्डिंग सामने नहीं लाया, आज तक नहीं लेके आया था, मतलब उस टाइम तक नहीं लेके आया था। अब मैं पूरी तरह से डूब रहा हूँ, फिर तो लानी पड़ेगी ना। मैं थोड़ी सी लेके आया जिसमें सिर्फ ये उसने बोला था कि हाँ मेरे पापा का वीडियो नॉर्मल यार, ये सब बनाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, हंसी मजाक है। मैंने पूरा व्लॉग देखा, बहुत मजा आया, कोई दिक्कत नहीं है। वो रिकॉर्ड थी, मैंने रील में बना के डाल दी। अब उस बंदे को लगा कि हाँ कहीं ना कहीं यार ये हो तो रहा है। फिर मेरे को वो नहीं पता है कि ये केस करने गए या फिर नहीं गए, मैं नाम नहीं लूँगा कौन गए क्यों गए, लेकिन मेरे पास आने लगे पुलिस वालों के फ़ोन। बोला कि तरुण तेरे को जेल में डाल देंगे। मेरे पास पुलिस के कॉल आए और बोला कि तरुण ये बात हुई है, तेरे को थाने आना पड़ेगा। अब केस करते तो कोई रीज़न होना चाहिए ना, अभी इस टॉपिक के ऊपर केस करते हैं। भाई प्रत्यक्ष रूप से मैं केस करने के लिए काबिल था, मैं इनके ऊपर केस कर सकता था कि हाँ मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं, इस चीज़ का मेरे पास प्रमाण है। भाई मैंने इनका परमिशन लेके वीडियो बनाया, 1 महीने पहले का है, और आज ये बोल रहे हैं कि मेरा आज वीडियो बनाया, ये फॉलोअर्स के लिए कर रहा, तो ये मेरी बेइज्जती है। और उन्होंने ये भी बोला कि ये अपने मम्मी पापा के कहने में नहीं है। तो मेरे पास ये थाने से कॉल आए कि आपको जो है ये माफ़ी मांगनी होगी, आपने इनके पापा का वीडियो क्यों बनाया। तो मैंने बोला सर क्यों, मैं माफ़ी क्यों मांगूँ, व्हाट इज़ द रीज़न, माफ़ी नहीं मांगूंगा, मेरे को कारण बताओ कि हाँ तेरी ये गलती है। मैंने पुलिस वालों को ये भी बोल दिया कि मेरी ये गलती आप बता दो ना, तो मैं आप सबके घर आऊँगा, जितने भी आप थानेदार हो ना, जितने चौकी में, मैं सबके घर आऊँगा और सबके पैर छूँगा, वो भी लेट के। मैंने इतना तक बोल दिया सबको, वो भी ऑन रिकॉर्ड, मैंने उनको ये बोल दिया। तो बोला कि गलती जो भी हो भाई हो, मत लड़ो, केस से मतलब है को नहीं। तो मैंने बोला उनको समझाओ, मेरे को क्यों समझा रहे हो, मेरे को दबा क्यों रहे हो भाई, भले जो भी आप काम करो लेकिन मैं अपनी जगह पे सही हो। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ सही हो, लेकिन ये आ रही है। तो मैंने बोला आपको अपना काम करो, आप अपना कानूनी तरीके से जो लिखना लिखो, और लिख किस चीज़ के लिए रहे हो वो मेरे को आप अगर बताना चाहो तो बता सकते हो। तो बोला कि आप इनके पापा का वीडियो क्यों बनाया। सर मैंने बोला कि पापा की वीडियो की बात है तो आप चाहो तो मैं व्हाट्सएप पर प्रूफ भेज सकता हूँ कि मैंने इनकी परमिशन ली थी। उसके बावजूद आप इंस्टाग्राम पर जाके देखो मेरी प्रोफाइल, वहाँ पर मेरा प्रूफ है कि इनकी मैंने परमिशन ली थी। तो केस तो बनेगा नहीं, लीगल केस तो, और इलीगल लगाओ तो भले लगाओ। फिर कुछ नहीं, पुलिस वाली बात बनी नहीं। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो यार, मेरे पास बहुत सारे पुलिस वालों के धमकियाँ वगैरह सब कुछ आने लगी, वीडियो डिलीट कर दे, ये कर दे, वो कर दे। मैंने बोला कि मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, लेकिन अगर वो वीडियो पूरे डिलीट कर दे, मैं वीडियो पूरे डिलीट करूंगा, मैं अपना काम फिर से स्टार्ट करूंगा, ना माफ़ी मांगूंगा ना उस टॉपिक को छेड़ूंगा। लेकिन नहीं, उसको तो माफ़ी मंगवानी। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, माफ़ी तो मैं मांगूंगा नहीं, तेरे को जो करना है वो कर, मेरे को अगर मारना है तो मार, पुलिस केस करना है तो पुलिस केस कर, जो करना है वो कर, मैं जैसलमेर बैठा हूँ, आ जा। उसको इतना बोल दिया।
हालांकि उनके टीम मेंबर ने भी सारा कुछ आपको पता ही है क्या बोला क्या नहीं बोला। मैंने एक भी वीडियो डिलीट नहीं किया, जो मैंने बोला था सबके सामने था। ना मैंने किसी को गाली गलौज दी, ना किसी का मर्डर किया। मेरे को पुलिस की धमकियां वगैरह क्यों आने लगी? फिर भी मैं सहन करता रहा। मेरे साथ उस टाइम पर सिर्फ मैं अकेला था और एक मेरे मामा थे, और तो कोई नहीं था। मतलब मेरे घर वाले, मेरे मम्मी पापा सब उनकी सपोर्ट ले रहे थे कि कपिल तू प्लीज़ मान जा, कपिल तू मान जा, तरुण माफ़ी मांग रहा है। मतलब मेरे को माफ़ी मंगवा रहे, फिर यार मेरी सपोर्ट क्या हुई मेरे को बताओ। तो घर वाले बेचारे वो मेरा एक नज़र से देखे तो वो किस टाइप से सोच रहे, लेकिन एंड ऑफ द पॉइंट वो मेरा भला ही चाहते थे कि हाँ माफ़ी मांगने से काम बन रहे, दड़ो ना को। अब पुलिस की कॉल आए, मैंने पुलिस वालों को भी जवाब दे दिया। उनको लगा कि हाँ बंदे की बातों में सच्चाई है, तो केस नहीं बना। मैंने बोला मैं तभी थाने में आऊँगा जब आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, मेरे को गिरफ्तार करने आओगे तभी मैं आऊँगा, अदरवाइज मैं नहीं आऊँगा। गिरफ्तार आप तभी करोगे जब मेरी गलती होगी, बिना गलती के आप क्यों करोगे? कानून बना न्याय दिलाने के लिए बने यार। हम पढ़े हैं, 12 साल बर्बाद की, पेरेंट्स के पैसे के ऊपर जाके स्कूल गए, तो वो कुछ सीखी है ना हम भी कानून के बारे में। भाई विदाउट एनी रीजन आप मेरे को क्यों जेल में डालोगे, क्यों माफ़ी मंगवाओगे? और अगर गलती हुई तो मैं यहाँ बैठ के आप लेट के आपके जितनी हो मैं पैर पड़ के माफ़ी मांग लूँगा। मैंने वो खुला बोल दिया। तो पुलिस वालों ने भी बोला कि हाँ दबा तो नहीं सकते, लेकिन वो आए, उनको पूछा क्या क्यों आए, तो उनको जवाब मिल गया पुलिस वालों की तरफ से। तो वो पुलिस से अब वो जो भी था वो वापस चले गए। फिर उनके जो भी थे और हमारे जो भी थे पेरेंट्स में मान लो, तो उन्होंने क्या बोला कि तरुण को हम जो भी क्लियर कर देंगे, आप अपना देखो। तरुण पूरे वीडियो डिलीट कर दे। हम पे आई, हमारे घर वालों ने बोला और उनके घर वालों को बोला कि आप इनके डिलीट करो देना। मैंने बोला कि आप इनको लेके आओ दोनों को लाइन पे, मैं उनसे बात करूंगा, मेरे घर वाले भी जुड़ जाओ, उनकी तरफ से भी जुड़ जाओ और मैं भी जुड़ जाता हूँ। फिर मेरे से बात करो, पूरा क्लियर करो, फिर मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। मैंने बात की तो उन्होंने बोला, उनकी जो पार्टी थी उन्होंने बोला कि ये आपका भाई वीडियो डिलीट कर देगा, तरुण तू भी डिलीट कर दे। मैंने बोला आप इस चीज़ के जिम्मेदार हो तो मैं डिलीट करूँ? तो बोले हम जिम्मेदार हैं, हमारे से बाहर ये नहीं जाएगा। तो मैंने बोला किस चीज़ की दिक्कत है, मैं सारे वीडियो डिलीट कर दूंगा, आपकी बात नहीं रखूंगा, आपसे बाहर मैं कहाँ जाऊँगा। मैंने सारे वीडियो डिलीट कर दिए, एक भी वीडियो नहीं रखा। मैंने उनकी सिर्फ उम्र का लिहाज किया। 1 घंटे बाद उसने भी वीडियो डिलीट किए, मज़े से किए, धीरे धीरे किए। थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद पता नहीं उसको क्या चुल मची, वापस लेके आया पूरी वीडियो। अच्छा। अब मैं इधर से देख रहा हूँ यार लोगों के कमेंट आ रहे हैं, उनके वो पापा की बेइज्जती वाले वीडियो। अब मेरे पास यहाँ प्रूफ वगैरह सारे मैंने डिलीट कर दिए। अब उन लोगों को मैं कांटेक्ट करूँ, मैं बोला भाई साहब आप बीच में रहे थे यार, मैं यार दब रहा हूँ यार, ये क्या चीज़ है। मैं रो रहा हूँ उनके सामने। वो बोल रहे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम लोग हो ही ऐसे। अब आप बताओ यार अब मैं क्या करूँ। मैं 2 दिन तक रुका, 2 दिन तक मैंने कोई वीडियो नहीं लाए। तीसरा वीडियो मैंने बनाया, मैंने बोला अब मैंने सबके आगे गिड़गिड़ाया, मैंने बोला उसकी वीडियो डिलीट करवा दो। मैंने मम्मी को भी बोला, मैंने कहा अभी आप उनका सपोर्ट ले रहे थे ना, वीडियो डिलीट कराओ। भाई को भी बोला, अदर जो भी थे उनको भी बोला, लेकिन वीडियो डिलीट नहीं किए। फिर मैं समझ गया कि हाँ सारे मेरे खिलाफ है, मतलब लोग मेरे मज़े ले रहे हैं, उनके साथ है। फिर मैंने सोचा कि अब तो खुद से जो होगा वही सही होगा, जो मैंने खुद ने किया वही अब आगे बढ़े, मतलब ये मामला जो मैं खुद करूँगा वही होगा। मैंने एक और रील बनाई, मैंने बोला कि हमारे समाज के लोगों ने मिल करके हमारा मामला सॉर्ट आउट करवाया था, मैंने रील डिलीट की। उसके बावजूद भी इसने रील डिलीट करने के बाद वापस डाल दी। और अब वो कुमार समाज वाले लोग कहाँ गए? भाई न्याय होगा तो वो बताएंगे ना, भी वीडियो वापस क्यों लाए वो वीडियो। तरुण ने तो डिलीट कर दी, हालांकि 2 दिन तक मेरे डिलीट रहे। फिर मैंने ये वीडियो डाल दिया, मेरे को कुमार समाज वाले लोग मेरे को जवाब दे दे, तो मैं 15 मिनट बाद जो सारे वीडियो वापस लेके आऊँगा। अब लोगों को लगेगा कि हाँ तरुण ये फॉलोअर्स के लिए कर रहा, लेकिन खुद भी बीतती तब पता चलता है। लोग अपन को गालियाँ देते हैं तब अपन कितना मेंटली परेशान होते हैं। लोग फ़ोन करके गालियाँ देते हैं, हाँ देते हैं। मेरे को धमकियाँ मिलने लगी, तूने उसके पापा का वीडियो क्यों बनाया? क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ है नहीं, मैंने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। अब लोग बोल रहे तुम समाज को बीच में क्यों ला रहे? अब समाज ने बोला तभी मैंने वीडियो डिलीट की ना। भाई मैं तो अपनी आवाज़ उठाऊंगा ना, मैं गलत तो मेरे को बोल दो, 1% मेरे को बता दो कि तू गलत है, मैं सारे वीडियो डिलीट कर दूंगा, जो बोलोगे वो कर दूंगा सोशल मीडिया को। लेकिन नहीं, हमारे जो थे ना बीच में रहने वाले, उन्होंने यही बोला कि तुम जानो वो जानो। फिर मैंने वीडियो डाला कि मेरे को इसका जवाब दे दो, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। मैं अपने सारे वीडियो वापस लेके आ गया। फिर भी मेरे को बोल रहा है कि माफ़ी वाला वीडियो लेके आओ, तो मैंने स्टोरी डाली। भाई सीधी सी बात है, उनके पापा का वीडियो है, पहले मैं रेडी था माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन आप यार ऐसी लेवल ऊपर आ जाओगे, मेरे को इतना सुनाया, अब मैं माफ़ी क्यों मांगूँ? मैं पहले तो रेडी था, लेकिन
फिर भी उसके बाद भी मैं सोच रहा हूँ कि पापा यार, उनके पापा और मेरे पापा उम्र सेम है यार, पेरेंट्स से क्या है लड़ाई। मैंने बोला कि आपके पापा से मैं माफ़ी मांग लूँगा, गलत ना होते हुए भी मैं माफ़ी मांगूंगा उम्र का लिहाज करते हुए, लेकिन तेरे से क्यों मांगूंगा, क्योंकि तू देश का प्रधानमंत्री है क्या। फिर भी उसने इग्नोर करते हुए जितने भी फ्रेंड सर्कल में थे सबको बोला कि तरुण को बोलो माफ़ी मांगे, नहीं तो मैं जेल में डलवा दूंगा। मैंने बोला माफ़ी तो मैं नहीं मांगूंगा, मामला सॉर्ट आउट करना है। तो एक ही रीज़न है, वो तू बता दे क्या है माफ़ी के अलावा। मेरे घर पे फ़ोन कर ले, उन्होंने अपना साम दाम दंड भेद सब कुछ किया, लेकिन उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो मेरे जितने उनके ऊपर आरोप थे, जो मैंने बोला उनका डटकर जवाब दे। उन्होंने, आपने देखा होगा, मतलब जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ उससे सीधे क्रॉस क्वेश्चन किए। तू मेरे घर पे आया था, सुरमा करके गया, यार ये कोई बात हुई। चलो कोई दिक्कत नहीं, बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके पास इनका कोई जवाब नहीं था। मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं। फिर उनको लगा कि हाँ हम दब रहे हैं। फिर वो चमचे होते ना बीच में, वो भी आए। अब उनको ये भी नहीं पता कि इनकी कहानी क्या थी, तरुण क्यों लड़ रहा है, तरुण क्यों बोल रहा है, पहले जानो उसके बाद रिएक्ट करो ना, या फिर सच्चाई का साथ दो जो सच है। उनको कुछ लेना देना है नहीं, आ जाओ आप तैयार है ना, हम आ रहे हैं। लोगों ने कमेंट की, वो कहते हैं ना लाडे की बुआ बनना बने, वो तो भाई जो अपने कर्म करेगा वैसा। रिजल्ट क्या रहा उसका? रिजल्ट ये रहा कि वो लास्ट में तो एंड ऑफ द पॉइंट लाइन पर आ गए और उन्होंने बोला कि ये शॉर्टकट वाला वीडियो बना दे, माफ़ी अब मत। मैंने बोला आप तो माफ़ी मंगवा रहे थे, मंगवाओ माफ़ी, नहीं तो इसको आप बंद करना तो आप अपनी तरफ से करो। अगर आप चाहो तो माफ़ी मंगवाओ, पूरा करो, मैं तो माफ़ी मांगूंगा नहीं। तो उन्होंने बोला कि गलती हो गई। उन्होंने माफ़ी मांग ली? नहीं, मतलब ऐसे सोशल मीडिया पर नहीं मांगी, लेकिन जो भी था कि अपना जो आमने सामने था। आपने? मैंने माफ़ी क्यों मांगू, पहले रेडी था। लेकिन मैटर क्लोज हो गया। मैटर क्लोज ऐसे हुआ, उसने बोला कि अब उनको लगा कि हाँ हम गलत जा रहे हैं, एंड में हमको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। भाई गलत जाएंगे तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ऑडियंस को तो मांगनी पड़ेगी ना, नहीं तो कमेंट आते रहेंगे, लोग अनफॉलो करेंगे। तो उसने मेरे को बोला कि मामला सॉर्ट आउट करते। तो मैंने बोला ये चीज़ तो मैंने पहले ही बोली थी ना, अब आप लाइन पर आ गए हो। फिर उन्होंने सामने से मेरे को वीडियो बनाकर भेजा व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट पर, देखो आप। मैंने देखा, मैंने बोला ओके पोस्ट कर दो, लिंक भेज दो मेरे को। भाई जहाँ पे अपन गलत नहीं है वहाँ पर अपन क्यों माफ़ी मांगे। फिर उन्होंने वीडियो पोस्ट किया। अब उसने बोला कि परिवार वालों ने सॉर्ट आउट कर दिया है। तो अब अगर मैं वहीं पर जाके ऐसे रिएक्ट कर दूँ, हमारा मामला परिवार वालों ने सॉर्ट आउट कर दिया, तो लोग हमको समझेंगे क्या। आने वाले समय में हमारे पेरेंट्स की कोई इज्जत करेगा कि इनके लड़के तो यार ऐसे ऐसे कर रहे हैं। भाई देखो, उन्होंने अपने वीडियो में ये बोला कि तरुण अपने पापा के कहने से बाहर है, मम्मी के कहने से बाहर है। फिर मैं अभी कैसे आ गया कहने में, घर वालों के कहने से मैंने कैसे मामला सॉर्ट आउट कर दिया। मैंने सीधा बोल दिया भाई ये पुलिस केस में भी गए, इन्होंने सारा कुछ किया, धमकियाँ भी आई, इनसे कुछ हुआ नहीं, ये लाइन पर आ गए। तो मैंने बोला कि चलो आप फ्री हो, मैं भी फ्री हूँ, आगे से ध्यान रखना। और आज आपके कारण जो है कितने लोग हैं जो अपने समाज पर उंगली उठा रहे हैं, हो सके तो कुछ समाज के लिए अच्छा काम करो, या फिर कुछ भी ऐसा काम करो जिससे सामने वाले को संतुष्टि मिले। आप यार किसी को रात को कॉल करते हो यार, कोई मैं भी कोई बड़े घर का लड़का हूँ नहीं, मैं भी आपका भाई हूँ यार, भाई समझो। और जितना भी मैंने बोला है ना सब मेरे पास रिकॉर्ड है, मतलब जितना भी ये अभी पॉडकास्ट ये मामला जोर है आपका, नहीं, आप मतलब रिकॉर्ड जोर करते हो यार। नहीं, मतलब जैसे हर चीज़ आप सबूत के तौर नहीं पे यार, रखते हो। हर किसी का रिकॉर्ड नहीं करता हूँ हाँ, मैं, इनका। उन्हीं लोगों का करता हूँ जो दोगलापंती करते हैं। हाँ, और मैं आपको लिख के देता हूँ, मेरे को हाँ पता चल जाता है कि हाँ ये दोगलापंती करेगा यार। मैंने 2 साल उसके साथ टाइम चलाया है। मेरे साथ जो वो पहले की बात है, जो किसी के साथ धोखा हो, मेरे साथ हो या उसके साथ हो, उसको आप खींचेंगे तो बहुत अपन बात करेंगे। लेकिन जो भी था उसको मैंने डायरी को बंद कर दिया। मैंने बोला लाइन पे आ गए तो देखो, इतने भी हम है नहीं बेवकूफ़ कि किसी को परेशान करें, मेरी आदत है नहीं भी। उसने बोल दिया कि मामला सॉर्ट आउट हो गया, तो मैं अपने तरीके से कर लिया भाई, ये लाइन पे आ गया, वो लाइन पे आ गया, उसको लगा कि हाँ लाइन पे आ गया हूँ मैं। लेकिन मेरे को उसने बहुत मतलब नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं रखी। मैं ये अब आप कैसा फील कर रहे हो? क्या अभी आपके मानसिक हालत क्या है? अभी तो ऐसी रियली में बताऊँ, मतलब मेरे को जो ये जितनी जीत की खुशी है ना, ये खुशी 1% भी नहीं है मेरे को। क्यों? क्योंकि देखो मैं उसके सामने जीता हूँ जिसको चलना भी मैंने ही सिखाया था। मेरे को वो जब सीन याद करता हूँ ना, अब भले लोग कुछ भी सोचे लेकिन वो खुद कबूल कर सके कि जब आया तब 0% था। अब देखो भाई 0% में आपके पास आया हूँ, ठीक है, 0% में आपके माइक देखूंगा, सीख के जाऊंगा, कैमरा चालू करना सीख के जाऊंगा। लाइफ में यही काम करेंगे तो यही काम आएगा ना। सिखाया तो आपने तो है मुझे, मैं आपके पास आया। तो वो चीज़ें बाद में मैं भले कितना ही बड़ा बनूं, आप एक नज़र से देखोगे ना ये बेचारा छोटा था तब आया था। तो मेरे को ऐसा ही फील होता है। आज भी मैं उसको यही बोलूँगा कि अगर तेरे को दोस्ती करनी है तो मेरे लिए दोस्ती का हाथ बढ़ा, लेकिन हाँ पहले जैसी बातें नहीं रहेगी, पहले जैसे दिल नहीं मिलेंगे।
क्यों भाई, दोस्ती वो होती है जिसमें खुल के जिया जाए, दोस्ती वो नहीं होती जिसमें संभल कर जिया जाए। सही बात। और ये मैं पहले ये जान चुका था कि हाँ मेरे को इसमें संभलने की ज़रूरत है। तो अब आज क्यों बढ़ा रहे दोबारा? अब दोबारा तो यही है कि अब हर कोई एक जैसा, आप दोनों आपका बहुत लगाव है, एक बात तो है, इस लगाव बंदे से आपका दिल से लगाव है। तो वही तो मैंने आपको चीज आपको पहले नाम बताया लेते नहीं, हुए दर्द हो रहा है, इस बात भाई का कोई मानना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, लोग क्या है, जैसे लड़कियों के चक्कर में सुसाइड तक कर लेते हैं, कुछ उनको दिमाग में मानसिक तौर पर ठेस पहुंचती तब करते हैं ना। तो मेरे मतलब दोस्ती में ऐसा हो रखा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया ना, तो मेरा उससे बहुत लगाव है। अच्छा, मानोगे नहीं, आपको दर्द उसने दिया जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। मैंने लाइफ में कभी भी है ना दोस्ती के लिए कोई ऐसी पोस्ट नहीं की। जैसे मेरा एक खास दोस्त है परम मित्र, मैंने लाइफ में पहली और आखिरी दोस्ती की पोस्ट उसी की थी, उसके बाद किसी की नहीं की। एक ही फ्रेम में मेरे साथ दूसरा कोई लड़का खड़ा रहा के और टाइटल में बेस्ट फ्रेंड रहा ना, तो वही लड़का था कपिल, और कोई नहीं था। तो समझ लो कैसी दोस्ती थी। और उसी दोस्ती पर मैं कभी नहीं चाहता कि इसके ऊपर कोई उंगली उठाऊं। मेरे ऊपर उसके छोटे भाई ने, मैं जिसको जानता भी नहीं हूँ, उसने मेरे ऊपर कितने आरोप लगाए। लोग ये नहीं देखते, लोग ये देखेंगे तरुण की अगर 1% भी गलती हुई होती ना, तो मैं पूरा दब जाता। ये तो अच्छा हुआ मेरे साथ भगवान थे, मैंने जो भी बोला तो चलो जो भी हुआ, अब जो मामला सलट गया ना, हाँ वो आपको मैंने बता दिया भाई, हाँ लाइन पे आ गए तो क्या कर सकते। अकेला आदमी लाइन पे ले आया आखिर सबको। लेकिन अब मैं क्या उन करना? लोगों को यही बोलूँगा जो लोग बीच में मतलब जिनको कुछ नहीं पता है फिर भी बीच में आकर के बोल रहे हैं कि ये गलत है वो सही है, भाई जानो उसके बाद मेरे को बोलो। मेरे को गालियाँ देने से मेरे को कोई दिक्कत नहीं भाई, हाँ मैं गलत हूँ तो मैं गालियाँ खाऊंगा नहीं, मैं माफ़ी मांग लूँगा, हाँ मैं गलत हूँ। अगर गलत नहीं हूँ फिर मेरे को गालियाँ दे रहे हो तो आप खुद को शर्म करो यार, आप किसी को बेवजह गालियाँ दे रहे हो। अगर कोई, मेरे को तो वैसे मिल नहीं रही है, लेकिन कोई ऐसा है जो कि हमारी कंट्रोवर्सी को देख रहा है, एक आध तो होता ही है बीच में, पूरे फल के कार्टून में एक सड़ा हुआ सेव तो होता ही है। तो वैसा ही है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर मैं गलत हूँ ना तो मैं गालियाँ सुनने से पहले माफ़ी मांग लूँ। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। तो मैंने उसको, मैं यही बोलूँगा कि अगर गलत हूँ मैं तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप सपोर्ट करो। अगर सपोर्ट नहीं करना चाहते तो गालियाँ तो मत दो किसी को, इग्नोर तो करो, इग्नोर करो, या फिर प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करो कि तरुण ये तो इसका जवाब दे। भाई गालियाँ देने से, अगर बेवजह किसी को गालियाँ देंगे तो आप पहली चीज़ तो कुत्तों की तरह भोग रहे हो, और दूसरी चीज़ ये सामने से गालियाँ आपकी फैमिली के ऊपर सीधी लग जाएगी। मेरा मानना ये है कि किसी को बेवजह गालियाँ दोगे ना, लेकिन भगवान की दया मेरे को अभी तक मिल नहीं रही है और आगे भी नहीं मिलेगी। और यही मैं कोशिश यही करूँगा जितने हो सके लाइफ में अच्छे कर्म करूँगा तो ऐसे दिन ना देखने पड़े भाई आज भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस घटना के कारण मैं किसी का सपोर्ट नहीं करूँगा। जो भी आए मेरे साथ काम करना चाहे आ सकता है। और मैं एक चीज़ अभी, हाँ लोग आए ज़िंदगी में वो उनके ऊपर डिपेंड है। मैंने उनके बारे में कभी गलत नहीं सोचा। कोई ऐसे मैंने आज तक मैंने ऐसा नहीं सोचा कि वो बंदा कितने लेवल का है, उसके कितने फॉलोअर्स है। जैसे मान के चलो कहीं पे जा रहा हूँ तो मैंने ये नहीं देखा इतने सारे लोग बैठे कौन कितना बड़ा है। बड़ा क्या होता है? मेरी एक चीज, ये आप मतलब कैसे नापते हो यार, मुझे ये समझ में नहीं आया। नहीं मैं नहीं नापता हूँ। मैं अगर जो भी लोग नापते हैं ना, आपका नहीं कह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया वाले कैसे नापते हैं कि किसी के 1 मिलियन हो गए तो क्या हो गया, कौन सा बड़ा तीर मार लिया भाई। इस देश के अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या है, यहाँ 1 मिलियन तो हमारे जोधपुर में भीख मांगने वाले लोग हो जाएंगे 10 लाख। तो आप अगर लिस्ट बना के घूमोगे जोधपुर संभाग की, राजस्थान के इस बाड़मेर जिले, बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा में 26 लाख वोट है। 26 लाख के एक आदमी के 2 फोन करें तो भी कितने हो गए? ये हो गए अपने 52 लाख। 52 लाख। अब जिनके बच्चे कितने हैं, जिनके पास फोन है आज 2 करोड़ हो गए। तो फिर इसमें से अगर किसी ने 10 लाख लोगों, किसी ने फॉलोवर कोई 10 मायने लाख नहीं लोगों रखते। ने मैं आपको फॉलो कर एक लिया चीज किसी बता को, दूं, तो क्या हो गया, क्या बड़ा तीर मार लिया, क्या है ऐसा? देखो पहली चीज ये कि फॉलोअर्स है ना आप भी मायने रखते हैं, लेकिन उतने जितने नहीं हद तक रखते हैं ना, सोचते हैं लोग। आंकड़ा कोई बड़ा मायने नहीं रखता है। आपकी जुबान, आपका व्यवहार, आपका काम, आपके लोगों के प्रति सहानुभूति कैसी है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप काम कैसा करते हैं, यही मैटर करता है। राजस्थान का सीएम, जिसके इंस्टाग्राम पर सीएम बनना का जो उनके नाम का जो लेटर जारी हुआ था, उसमें 11,000 ही फॉलोवर थे। फॉलोवर्स का आंकड़ा आपकी शख्सियत को नहीं नापता है। युवा फॉलोवर के बीच में इस आंकड़े के चक्कर में फंस करके जो भेदभाव करते हैं, ऊंचा बड़ा छोटा जिसको दिखाने का प्रयास करते हैं, ये सिर्फ मिथ है। कल आपका ये अकाउंट डिलीट हो गया, एक चीज तो आप बताओ, वापस जीरो पाके खड़े हो जाओगे। इस पूरे कांड में मुझे एक चीज
थोड़ी ठीक नहीं लगी। लड़ाइयाँ होती है, हमारे भी होती है, बहुत सारे और भी लोग लड़ते हैं, सोशल मीडिया पे लड़ते हैं, लिच्छू मारवाड़ी कार कंट्रोवर्सी का मामला चलता ही रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति खाना गिनवा दे, चूरमा गिनवा दे कि हाँ हमने तेरे को चूरमा करके खिलाया, ये जब बात आई तो आपको कैसा महसूस हुआ? मेरे को लगा कि पहले तो मेरे को याद नहीं आया कि मैंने इनके घर कब चूरमा किया था। फिर मैंने कंफर्म किया, मैंने पूछा यार कब किया था, मतलब उनके कांटेक्ट थोड़ा बहुत था तो मैंने पता किया, तो उन्होंने एटीट्यूड से बताया कि 2 साल पहले की बात है। फिर यार मेरा एकदम दिल पूरा ऐसे धक धक हो गया, मतलब ये 2 साल पहले की बात अब चूरमे पर आ गई है। मतलब वीडियो में साफ क्लियर बोला कि तुम भी 4 दिन इनके घर रुके थे और घी की चूरमे कराए थे और चाकरी की थी। मतलब चाकरी का मतलब ये होता है कि उनको सब्जी डालना, तो मतलब ये एक नज़र से देखे तो पूरा एकदम उनकी लेवल की बात आ गई। फिर मैंने अब बोले क्या इस पे यार, इस पे मेरे को यार चर्चा नहीं करनी। अब मैं बोलूँगा यार फिर मेरी खुद की बेइज्जती होगी। मेरे को यार अब चूरमा खाने मेरे को शर्म आ रही है। होगी आपकी नहीं होगी, ये आपकी गलत विचारधारा है। रोटी कोई गिनवा दे ये बेइज्जती उनकी होती है। तो खाई मैंने थे ना यार, तो क्या हो गया? अन्न खाने के लिए पैदा होता है, अन्न खाने वाला कभी गलत नहीं होता। जो अन्न खिला करके किसी दुश्मन को भी गिनवा दे वो आपकी बात सही है। अब मैं शास्त्रों में किसको गलत माना है? जो अन्न खिलाए फिर गिनाए वो बड़ा अपराध है। इससे बढ़िया आप खिलाओ ही मत। अगर खिलाने की ताकत है तो फिर गिनवाओ। मेरी बात सुनो, मैंने जिन्होंने गिनवाया उन्होंने बोला उनको शर्म आनी चाहिए। आपको किस बात की शर्म? उन्होंने बोला, मैंने कोई रील नहीं डाली, पहले स्टोरी डाली। मैंने बोला कि अगर मैंने इतना चूरमा किया है ना, मेरे को दिल पे लगी बात की चूरमे का गिना दिया यार, सेवा की, ये कुछ सोशल मीडिया पर बोलने की चीज़ है भाई। जो है एकदम क्लियर बोलो, ऐसा बोलो कि वापस हटाना ना पड़े। दोगलापंती क्यों करते? तो मैंने सीधा ये लगा दी स्टोरी कि भाई अगर मैंने चूरमा खाया हो, मेरी गलती हो गई, मेरे घर पे आओ, जितना खाया 4 दिन खाया, 10 किलो घी गाय का लेके जाओ प्योर। फिर भी वीडियो डिलीट लेना है कि नहीं? अरे वीडियो डिलीट नहीं हुई। फिर मेरे को बोलना पड़ा। मैंने बोला कि यार मेरा अपमान मत करो, हाथ जोड़ी आपसे, और ये मेरे अपमान तो मेरा हुआ जिसने खाना खाया है। तो उसके बाद जो है उन्होंने, ऐसा नहीं होता है। एक दिन बाद जब उनको लोगों ने कमेंट में ज्ञान दिया ना भी आप थोड़े समझो, तो वो आज के उसके बाद उन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया। फिर आज तक कैमरे के सामने आए नहीं। वहां से नहीं आए चूरमे? अब आएंगे ना, अभी तक नहीं आए। अब आएंगे ना, मुझे पता है पक्के आएंगे। अभी आएंगे, इस टॉपिक के बाद आएंगे। नहीं मतलब बाद में आएंगे। बहुत लोगों ने कहा कि तरुण के कितने फॉलोअर बढ़ गए इस कंट्रोवर्सी में, कितना फायदा हो गया फॉलोअर? मेरे फॉलोअर्स का सही बताओ ना, आंकड़े का क्या फायदा हुआ? ये मेन अकाउंट पर शायद 60,000 ऐसे कुछ बढ़े, और सेकंड अकाउंट पर समथिंग ये 55 के 55,000। मतलब 1,05,000 लोग आपको मिल गए इसमें? हाँ हाँ, इतने मिल गए। या 1,15,000? हाँ मतलब अब मान लो 1 लाख 1.5 लाख मिल गए, ऐसा मान लो। 1.5 लाख लोग आपको इस मामले में नहीं मिले इस कंट्रोवर्सी से। उन्होंने सच जाना तो एक और कंट्रोवर्सी कर लो फिर। नहीं ऐसे दर्द सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी चलनी चाहिए, हमारा भी मसाला बनता रहेगा, हम भी डालते रहेंगे। खुद की बेइज्जती होती है, पहली चीज तो ये बेइज्जती खुद की होती है। और सोशल मीडिया पे लड़ाइयों से बेइज्जती नहीं होती। सोशल मीडिया की लड़ाई वर्चुअल दुनिया की लड़ाई है। जब बात यार निवाले पर आ जाए तब तो बेइज्जती होती है कि नहीं यार? उनके संस्कार है। संस्कार तो बात संस्कार भी आज एंड वो ऑफ तो द उनके संस्कार है। मैं कल आज आप मेरे घर पे आए, खाना खा के जाओगे, कल को मैं गिना दूं कि मैंने तरुण को यहाँ खाना खिलाया, तो आपकी बेइज्जती नहीं होगी, आपके पूरे समाज की बेइज्जती होगी ना। ये तो मेरी बेइज्जती होगी, आपकी थोड़ी होगी। आपके पूरे समाज की भी बेइज्जती होगी ना। तो मेरी होगी ना, कभी जा उसने गिनवाया तो मेरे समाज की भी बेइज्जती होगी ना। वो तो आपका भाई है। तो मैंने सोचा यार अपने समाज की बेइज्जती हो रही है तो मतलब क्या है, तो मैंने छोड़ो यार, मैंने नहीं तो मैं भी उस पर रिएक्ट कर देता कि हाँ चूरमा गिनवा दिया, उसके बाद मैं और रील डालता। नहीं यार, हमारे मतलब एंड ऑफ द पॉइंट यार, कहीं ना कहीं यार हमारे बढ़िया है गुरु। आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? अब मैं आपको बताऊं, अभी तो जो है यूट्यूब पर काम चल रहा है और अभी वीडियो आएगा, आप उसको एक बार देखना। किस चैनल पे आएगा? उसका नाम है मिस्टर तरुण लिम्मा। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप लगा देना। ठीक है। और उस पर वीडियो आ रहा है बहुत खतरनाक वाला, एक आ गया। वो पहला ही वीडियो लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया कि चैनल मोनेटाइज हो गया और 20,000 सब्सक्राइबर हो गए। और अभी हम काम कर रहे हैं वीडियो का, घर जाके एडिटिंग करनी है और बहुत खतरनाक आएगा। आप भी देखना, आप कॉल करके वापस तारीफ न करो ना तो देख लेना। हम इंतजार करेंगे आपकी वीडियो का। और हमारी पूरी टीजीएस की फैमिली को भी कहेंगे कि तरुण लिम्मा को सपोर्ट करिएगा। ईमानदार व्यक्ति है, सीधा व्यक्ति है, इमोशनल व्यक्ति है, दोस्ती में दगा खाया हुआ व्यक्ति है। और इसलिए हम भी मिलना चाहते थे कि दोस्तों ने जिस जिसको दगा दिया है वो हमें सगा लगते हैं, क्योंकि इस लिस्ट में नाम हमारा भी है। इसलिए हम भी चाहते थे कि तरुण से बात करें कि क्या हुआ था उस दिन, उनके सबसे प्रिय दोस्त ने तरुण के साथ क्या किया था, कैसे किया था, किस तरह की क्या घटनाक्रम हुई। खुलकर बात करी, कुछ तथ्य छिपाए, कुछ तथ्य बताए, लेकिन जो बताए वो सच है।
और उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटना किसी व्यक्ति के साथ नहीं हो। और TGS के इस प्लेटफॉर्म से ये विषय इसलिए नहीं लाया गया है कि आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा ये, लेकिन ये इसलिए लाया गया है कि वर्चुअल दुनिया की लड़ाई व्यक्ति के मानसिक रूप पर, व्यक्ति के मस्तिष्क पर कितना असर डालती है ये आप देख सकते हैं कि एक अकेला व्यक्ति 25 दिन तक अकेला रहा। कई बार ऐसा लगा कि मैं आत्महत्या कर लूँ, कई बार उसको रोना पड़ा, कई बार उसको लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। आम सामान्य चलती हुई जिंदगी में सोशल मीडिया व्यक्ति का जीवन को जहर बना देता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। इस वीडियो को बहुत देखिएगा, प्यार दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।